हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी इकाइयों के महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में कवर अप करेंगे और कम से कम समय में हम बेहतर तैयारी कर लेंगे और उतनी सफिशिएंट तैयारी कर लेंगे कि पेपर में हमें 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कम समय में बेस्ट तैयारी हो जाने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर अप करेंगे सभी इकाइयों के। आपको सबसे पहले जान लेना है कि 70 नंबर का आपका ये फर्स्ट पेपर रहता है और 28 नंबर इसमें पासिंग मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम, जो कि आप डेफिनेटली 2-3 यूनिट कवर अप से ही ला पाएंगे। और आपको मैक्सिमम चीज़ें तो कवर अप हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी है, रीट पीरी की तैयारी के दौरान पढ़ी है और अध्यापक भर्ती की तैयारी में भी आप पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर अप है। तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे, सारी चीज़ों को रटेंगे नहीं, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलेंगे और रिवीजन एक आपका अच्छे प्रकार से हो जाएगा जिनकी पहले से तैयारी है। और जिनकी कोई भी तैयारी नहीं है तो इस वीडियो से आप उतनी सफिशिएंट तैयारी कर लेंगे कि पेपर में आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जहाँ जिस किसी पेपर में जिस किसी यूनिट में कुछ चीज़ें अपडेट करने की जरूरत होगी तो वो मैं खुद से अपडेट कर देने वाला हूँ। आपका काम बस यही है कि वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जा रही है उनको कवर अप करना है, और टाइम रहता है तो इनके अलावा भी आप और चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। बट बात रहती है कि कम से कम क्या पढ़ना है। तो क्लास में बताए जा रहे हैं सभी टॉपिक, ऐसे सभी पेपर्स की एक क्लास आने वाली है जो आपको डेफिनेटली देखनी है और उन टॉपिक्स को कवर अप करने का पूरा प्रयास करना है। शुरुआत करते हैं। पहला यूनिट आता है सीखना, जो फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट है, 10 नंबर का यूनिट है। सीखना क्या है? जैसे किसी को देख करके उसका अनुसरण करके हम सीख रहे हैं, अपने व्यवहार में परिमार्जन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, या फिर हम प्रैक्टिकल करके खुद प्रयोग करके सीख रहे हैं। और सीखना बच्चे कैसे सीखते हैं, अब अपना जो पूरा सिलेबस है सभी पेपरों का, तो वो बच्चों पर डिपेंडेंसी उनकी है। और बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, वातावरणीय कारक कौन से हैं, व्यक्तिगत कारक कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। पहला टॉपिक हम यहाँ पर बात करते हैं सीखने की क्षमता के बारे में, स्वयं के विचार और समाज की क्या क्या अवधारणाएं इनमें बनी हुई है, तो उनके बारे में अपना ये पहला टॉपिक आता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सीखने की जो क्षमता है इसका संबंध व्यक्तिगत भिन्नता से रहता है। हर एक व्यक्ति की सीखने की जो कैपेसिटी है, जो आपकी जिज्ञासा है और जो रुचि है, तो ये चीज़ें प्रभावित करती है और इसके ऊपर निर्भर करता है आपका सीखना। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार क्या रहा इस बारे में कि आप व्यक्ति को कुछ भी सिखा नहीं सकते हैं, आप केवल व्यक्ति को उसे स्वयं के भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, उसको उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सीखने की क्षमता आयु के साथ में बढ़ती जाती है। अब मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ, सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि ऐसा सीखना है, ऐसे करना है, सारा काम वो करना है। अब सारा काम करना आपको ही है और चीज़ें आपको ही सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं कि व्यक्ति को कुछ भी सिखा ही नहीं सकते हैं, आप केवल व्यक्ति को स्वयं के भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं। सीखने की क्षमता को लेकर के हमारे समाज की कई मान्यताएं रही हैं, जिनका विश्लेषण करके सीखने के प्रति सामाजिक धारणा को समझा जा सकता है। अब कुछ बातें जो कि समाज की अवधारणाएं हैं, जिनमें पहला बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु आता है, यदि बच्चे किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर रहते हैं तो वे उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तो ये रुचि पर डिपेंडेंसी रहती है कि अगर आपकी रुचि उस काम के प्रति है तो आप उसे फास्टली और बहुत अच्छे लगन से उसको कवर अप करेंगे। यदि बच्चा किसी कार्य का अभ्यास करता है तो भी उसे सरलतापूर्वक सीख लेता है बार बार अभ्यास से। जैसे गणित का कोई प्रश्न है, कोई फॉर्मूला है, वो हमने एक बार अच्छे प्रकार से सीख लिया है, समझ लिया है, फिर उसके बाद में उसके जैसे जो भी प्रश्न आएंगे तो उनको हम बहुत अच्छे प्रकार से कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। तो बार बार अभ्यास से सरलतापूर्वक सीख लेते हैं और आगे के लिए वो लाइफ टाइम हमारी मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। बच्चा उस कार्य को सीखना चाहता है जिसका उसके लिए हितकर परिणाम रहता है। जैसे आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा तो आपका कोर्स अच्छे प्रकार से पूरा होगा और अध्यापक भर्ती में आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये क्या है, आपके लिए हितकर परिणाम है, इसीलिए आप इस क्लास को देख रहे हैं और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बच्चा किसी बात को तभी सीख सकता है जब उसमें सीखने के लिए जरूरी और शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ गई है। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है, तो उसको आप 10वीं 12वीं की चीज़ें पढ़ाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा, और जो 10वीं 12वीं के बच्चा है तो उसको उसी क्लास की चीज़ें पढ़ाई जाती है तो वो बहुत अच्छे प्रकार से उनको कवर अप कर लेता है। अगर उसका पहले से बेस मजबूत है तो वो डेफिनेटली कवर कर लेता है। तो उसकी जो शारीरिक और जो मानसिक परिपक्वता है वो कैसी है, तो वो वहाँ पर निर्भर करेगी कि आपका जो बच्चा है वो किस प्रकार से सीख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये कारक हैं जो फैक्टर यहाँ पर सामाजिक धारणा है। और इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है सीखना और परिपक्वता के बीच में संबंध और अंतर को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु, सीखना और परिपक्वता को लेकर के। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीखने के संबंध में कुछ मत प्रचलित हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि सीखना तभी होगा जब परिपक्वता आ जाएगी। तो एक परिपक्व जो व्यक्ति है, एक परिपक्व जो बच्चा है, वही सीख पाता है। तो परिपक्वता का सीधा जो संबंध है वो शारीरिक और मानसिक बौद्धिक स्तर से है।
सीखने का जो आधार है यही क्या है, परिपक्वता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास से उससे सीखने समझने की क्षमता भी आती है और सतत रूप से उसकी बढ़ती रहती है, और अच्छे प्रकार से आनुवंशिक गुण तथा बच्चे को मिलने वाला परिवेश भी परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो ये जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं, बच्चे का जो आनुवंशिक गुण है वो प्रभावित करते हैं, उसका जो परिवेश है, उसका जो वातावरण है वो प्रभावित करता है। और यहाँ पर जो सीखने का आधार क्या है, परिपक्वता है, और इसका जो सीधा संबंध है वो शारीरिक और मानसिक बौद्धिक स्तर से है कि बच्चे का जो मानसिक और बौद्धिक स्तर जिस प्रकार का है वह उसी प्रकार से चीज़ों को सीखता है। एक क्लास में जहाँ 10 बच्चे हैं तो वो सब एक स्पीड से एक ही प्रकार से नहीं सीख सकते हैं, सबकी सीखने की गति अलग अलग प्रकार से है। कुछ को एक बार कहते ही समझ में आ जाएगा, कुछ को 5 बार कहने पर भी समझ में नहीं आता है, और ऐसे चीज़ें हैं कि क्लास में हर एक बच्चा जो भी है तो सभी की अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, अलग अलग उनकी रुचियां हैं। तो ये इस प्रकार से संबंध और अंतर के बारे में कुछ बातें हैं। और ये अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सामान्यतः यह धारणा बनी हुई है कि बच्चे क्या हैं, कोरी स्लेट हैं, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि बच्चा विद्यालय में प्रवेश से पूर्व भी परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षी, वनस्पति, सामाजिक संबंध, भाषा शब्दों, कविता कहानियों आदि के निरंतर संपर्क में वह रहता है, और पहले से ही उसमें परिपक्वता आ जाती है, उतनी समझ आ जाती है कि विद्यालय में आने पर वह जीरो से स्टार्ट नहीं करता है, कोरी स्लेट नहीं होता है। उनसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाता जाता है, और सीखने की एक अद्भुत क्षमता, जिज्ञासा उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चे जो हैं वो अनुसरण करके सीखते हैं अपने परिवार से। बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से, समुदाय से, परिवेश से, पशु पक्षियों को देख करके, वनस्पति देख करके, सामाजिक जो संबंध है इनको जानकर समझ करके अपने भाषा शब्दों को दृढ़ करता है, और कविता कहानियाँ सुन करके वह उन पे पकड़ बनाता है और शब्दों का ठीक उच्चारण सीखता है, और निरंतर इनके संपर्क में बना रहता है। तो वह अच्छे प्रकार से अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है तो उनको यहाँ पर ठीक कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे सीखने को लेकर के। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ। ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना है, कि किसी टॉपिक के बारे में अगर अपने को जानकारी है तो मतलब हम उसके ज्ञाता हैं, उसका ज्ञान हमें है। शब्दकोश के अनुसार ज्ञान का अर्थ इस प्रकार से है, सूचना का अपने को पता होना, तो ये क्या है, ज्ञान है। कोई टॉपिक अपना सीखा हुआ है, कोई बात अपनी जानी हुई है, तो वो क्या है, सीखना यहाँ पर है, ज्ञान है। जो हमें ज्ञात है वो क्या है, ज्ञान है। जिस पर हमारा पूरा दृढ़ विश्वास है, 100% हम जिस बात को लेकर के श्योरिटी रखते हैं, तो वो क्या है, हमारा ज्ञान है। और प्रकाश होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ज्ञान मीमांसा को लेकर के हम बात करते हैं। अगला टॉपिक अपना ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न जो विचार हैं इनसे मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि हो जाने पर यह इस प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ लेता है और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीके कौन कौन से हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी है। अवलोकन करके, तर्क करके, समीक्षा करके, बातचीत या फिर संवाद के माध्यम से, चिंतन करके, सोच करके या फिर प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, परिवेश में भाग लेकर के या फिर अनुभवों के साथ में या फिर अभिव्यक्ति के तरीके खोज करके आदि तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो ज्ञान है इसमें वृद्धि कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति हमें हो सकती है अवलोकन करके, किसी का अनुसरण करके और सोच करके, चिंतन करके या फिर जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनमें भाग लेकर के, प्रैक्टिकल करके। तो ये सारे उदाहरण रहते हैं। इनके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते होते हैं। स्कूल में आने से पूर्व के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं बच्चे कैसे सीखते हैं। तो परिवेश में जो हम बच्चों को मानते हैं कि कोरिसलेट, तो वो कोरिसलेट नहीं होते हैं। बेसिक जो जानकारी है, जो उनका बेस मजबूत वो हो जाता है, सर्वांगीण जो विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट उनका, तो वो वहाँ पर हो जाता है। बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है, उससे पहले वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षी, वनस्पति, सामाजिक संबंध, भाषा शब्द, कविता कहानी आदि के बारे में संपर्क में रहते हुए वो उसका प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसमें प्रारंभिक ज्ञान में क्या क्या बातें आ जाती है, भाषा का ज्ञान उसको हो जाता है, परिवार और समुदाय की समझ आ जाती है, परिवेश की समझ आ जाती है, आकृतियों व आकार की समझ आ जाती है, वजन की समझ आ जाती है और तकनीकी ज्ञान भी उसको काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में। और अगला टॉपिक अपना आता है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 2 कारक स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक।
व्यक्तिगत जो कारक है ये कैसे प्रभावित करता है, एक तो देखिए आयु के माध्यम से, आयु और फिर जो परिपक्वता है उसके माध्यम से प्रभावित करेगा। जो अपना स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य, वो प्रभावित करेगा। अभिप्रेरणा, अपने को अपन किसी काम के प्रति कितने मोटिवेट हैं तो वो प्रभावित करेगा। अपने उस काम को करने की कैपेसिटी भी है या नहीं है, अभिक्षमता भी है या नहीं है तो वो प्रभावित करेगा। थकान और ऊब जाते हैं किसी काम को करने से तो वो भी हमें प्रभावित करेंगे। तो ये सारे जो कारक हैं ये व्यक्तिगत कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करेंगे। दूसरा कारक है वातावरणीय कारक, जिसमें पहला बिंदु है परिवार का वातावरण प्रभावित करता है बच्चे के विकास को लेकर के। जैसे माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छे प्रकार से गाइड कर सकते हैं बच्चे को, और कुछ अनपढ़ माता पिता भी अच्छे प्रकार से गाइड कर देते हैं। बट कई परिवारों में जैसे माता पिता किसी नशे में लिप्त हैं या छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, अगर शांत वातावरण नहीं है तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है वो काफ़ी प्रभावित होता है और वो अच्छे प्रकार से उसका प्रारंभिक जो शिक्षा है वो नहीं हो पाती है। तो फिर वो क्या है कि एक कुंठा का शिकार, डिप्रेस्ड बच्चा दिखेगा, उदास रहने लगेगा। तो ऐसी प्रवृत्तियां बच्चे में हो जाएंगी और वह अच्छे प्रकार से नहीं सीख पाएगा। तो परिवार का जो वातावरण है ये प्रभावित करता है। विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा नहीं है, कई विद्यालय जो देखने को मिलते हैं कि अच्छे प्रकार से पढ़ाई नहीं होती है या फिर सिर्फ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़, आए बैठे खाना ना खाए गवर्नमेंट स्कूल में और फिर चल दिए, तो ऐसे बच्चों का भी वातावरण जो है वो अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो अच्छे प्रकार से नहीं सीख सकते हैं और वहाँ पर जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनमें भी निरस्ता आ जाती है। अगर विद्यालय का वातावरण भी ठीक नहीं है तो विद्यालय का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी वो अच्छे प्रकार से हो पाएगी। विषय वस्तु के प्रति रुचि वगैरह नहीं है, विषय वस्तु अगर जटिल है, बच्चे की समझ से बाहर है, अध्यापक उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो भी वो बच्चे के लिए निरस रहेगी और वह अच्छे प्रकार से कवर अप नहीं कर पाएगा। सीखने की जो विधियां हैं वो शिक्षक द्वारा अगर अच्छे प्रकार से काम में नहीं ली जा रही है, विधियों को अगर शिक्षक द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है टाइम टू टाइम, शिक्षक द्वारा जो समझाए गए टॉपिक को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो शिक्षक का दायित्व क्या रहता है कि विधि को चेंज किया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए और अलग अलग विधियों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से टॉपिक को समझाया जाए। तो ये सारे जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को और इनमें हम सुधार कर सकते हैं। तो ये दोनों कारकों के बारे में बात हो गई है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने में शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है। तो शिक्षक क्या करते हैं, मार्गदर्शक का यहाँ पर काम करते हैं। बच्चे का स्कूल में मन लगे, खुश रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक रोचक तरीके से बनाने की आवश्यकता है। रोचकता रहेगी, इंटरटेन तरीके से अगर पढ़ाएंगे, शिक्षक को बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना होगा, खिलाना होगा, कविता व कहानी सुना करके अध्ययन करवाया जाना चाहिए। शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा किसी कुसंगति में न पड़ गया हो तो पूरी नज़र शिक्षक द्वारा बच्चे पर रखी जानी चाहिए और जिस प्रकार से वह सीखने में कंफर्टेबल है तो वैसा ही सिखाया जाना चाहिए। अलग अलग विधियों को बदला जाना चाहिए, खिला करके, कविता कहानी सुना करके, इस प्रकार से सिखाना चाहिए और बच्चे पर नज़र रखनी चाहिए। पोर्टफोलियो जो ऐसी जो चीज़ें हैं तो वो तैयार बच्चे की होती रहती हैं, तो बच्चे की सीखने की गति पता पड़ती है। कोई टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, किन कारणों से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर शिक्षक द्वारा कोई जटिल विधि काम में ली गई है तो उनको शिक्षक सुधार सकता है अगर वह बच्चों पर टाइम टू टाइम सारी जानकारी बच्चों से फीडबैक लेता रहेगा हर एक टॉपिक को लेकर के। तो सीखने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अभिभावकों की भूमिका को लेकर के दूसरा बिंदु है, तो अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चे के अपने माता पिता से संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़ते समय शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक रक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहिए। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वह बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु भी प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सीखने में माता पिता भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे के अभिभावक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जो घर का वातावरण है, जो परिवेश का वातावरण है वो पढ़ाई के अनुकूल, बच्चे के विकास के अनुकूल करा जाना चाहिए। जैसे आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि माता पिता अगर नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह या फिर दारू का नशा करते हैं तो बच्चों में भी वैसे ही गुण आने लगते हैं। तो माता पिता का क्या दायित्व रहता है कि वह वैसा ठीक वातावरण रखें कि बच्चे का विकास अच्छा से हो सके और वह अच्छे गुण उसमें बच्चे में आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में ध्यान रखनी है। और यहाँ पर देखिए कम से कम समय में हमने फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आप सीरीज उठाएंगे या बुक उठाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं। एक बड़ा यूनिट आ जाता है कि आपके जो 50-60 पेज के ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट यूनिट कवर अप होता है अगर अपन डिटेल डिस्कशन करते हैं, हर एक टॉपिक की डिटेलिंग पर जाते हैं। पर हमने यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो कवर कर रहे हैं और कम से कम टाइम में उनको समझने की भी कोशिश करी है। तो उस प्रकार से अपना फर्स्ट यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी यूनिट इसी प्रकार से कम टाइम में और महत्वपूर्ण टॉपिक
के साथ में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट है आपका सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा के बारे में ये यूनिट रहेगा। सीखने के महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने फर्स्ट यूनिट में कर ली है, यहाँ पर भी कुछ बातें आएंगी। स्पेशली अपना सेकंड यूनिट पर फोकस जो रहेगा वो बुद्धि के बारे में रहेगा। बुद्धि में जो पहला बिंदु है वो बुद्धि लब्धि का ही आएगा। और फिर अभिप्रेरणा मोटिवेशन को लेकर के भी बात करेंगे कि सीखने में मोटिवेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो कैसा निभाता है वो भी आगे बात करेंगे। जो आपका सेकंड यूनिट है ये भी 10 नंबर का है। बुद्धि लब्धि का अपना जो पहला टॉपिक आता है, बुद्धि लब्धि में आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि लब्धि जो है ये क्या है, IQ है। बुद्धि लब्धि का शॉर्ट फॉर्म क्या है, IQ। और मानसिक आयु का क्या है, मेंटल एबिलिटी, जो MA शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। और जो वास्तविक आयु है इसका CA यहाँ पर रखेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो ये चीज़ है। और इसका जो फॉर्मूला है ये स्पेशली ध्यान रखना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, वो मैं आपको आगे बता देने वाला हूँ। ऐसा अनुपात जिसको 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो फिर इन परीक्षणों में व्यक्ति के प्राप्त अंकों की गणना विभिन्न आयु समूहों में बच्चों के औसत प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपको जरूर से याद रखना है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है IQ बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई करना है 100 से। ये आपको फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। और इसको लेकर के जैसे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, बुद्धि लब्धि दी हुई है और मेंटल एज दी हुई है तो क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेगा, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज CA दिया हुआ है और बुद्धि लब्धि दी हुई है तो मेंटल एज पूछ लेगा। तो इस प्रकार से पूछ सकता है उल्टा सुल्टा करके। तो ये या तो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट में, या फिर आपको ऐसे डाटा दे करके आपको IQ निकलवा लेगा, या फिर आपको क्रोनोलॉजिकल एज निकलवा लेगा या मेंटल एज निकलवा लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी डेफिनेटली आपको जरूर से कवर अप करना है। एक आपको एग्जाम्पल दे करके और इसको समझा देता हूँ। जैसे प्रश्न देखिए, गीता की जो मानसिक आयु है वो है 20 वर्ष और उसकी जो वास्तविक आयु है वो है 16 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला क्या है, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब मानसिक आयु तो कितनी है, 20 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है, वो है यहाँ पर 16 वर्ष। और 100 से अपने को मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेशन ये करके हमारे सामने 125 बुद्धि लब्धि IQ यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। और ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए मानसिक आयु आपको पूछ सकता है बुद्धि लब्धि और वास्तविक आयु दे करके, और या फिर वास्तविक आयु आपसे पूछ सकता है मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि दे करके। तो इस तरह से घुमा सकता है प्रश्न को। तो ये एक बेसिक सी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में अपना अगला टॉपिक आता है बिने साइमन परीक्षण को लेकर के। बिने साइमन परीक्षण में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाषाई ज्ञान, गणितीय योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, स्मृति, तुलनात्मक योग्यता, वाचन योग्यता, आलोचनात्मक योग्यता और अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं इनको परिभाषित करना आदि जो योग्यताएं हैं इनका मापन करने का प्रयास बिने साइमन परीक्षण में किया जाता है। अल्फ्रेड बिने और ये साइमन का परीक्षण रहा। और इसके बाद में वेस्लर वेलियब्यू मापनी किसे कहते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो वेस्लर ने बच्चों एवं वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए अलग अलग परीक्षण तैयार किए और जो कि क्या कहते हैं, जिन्हें वेस्लर वेलियब्यू मापनी कहते हैं। तो ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में अभिप्रेरणा और सीखने के बीच संबंध को लेकर के यह बिंदु है। अभिप्रेरणा और सीखने में मोटिवेशन और सीखना किस प्रकार से संबंधित है। तो यदि बच्चे में सीखने की इच्छा विकसित हो जाए तो वह सीखना क्या हो जाता है, सुगम हो जाता है। अच्छे प्रकार से रुचिकर तरीके से अगर सीखना रहता है, मोटिवेशन अगर अपने को किसी बात को लेकर के है, जैसे आपका एग्ज़ाम पास करना, अच्छा स्कोर करना एक मोटिवेशन है और आप उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, सीरीज से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बुक से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपनी क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपको मोटिवेशन है। सीखने में जो संबंध स्थापित यहाँ पर हो रहा है और इच्छा विकसित यहाँ पर हो रही है कि अपने को एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो उससे संबंधित है। बच्चे की इच्छा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है जो बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। प्रशंसा एक प्रकार से पुरस्कार का ही रूप है जिसके द्वारा किसी वांछित एवं अच्छे कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप किसी बच्चे की प्रशंसा कर देते हैं किसी काम को लेकर के, तो वह आगे के जो काम है उनको और भी दोगुना स्पीड से करने की कोशिश करता है और अच्छा उनमें करने की कोशिश करता है अगर अपन प्रशंसा कर देते हैं। और उसके अलावा भी जैसे आपके अपने वीडियोज़ पे फीडबैक अच्छे रहता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगला वीडियो और भी अच्छा लाऊं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं चीज़ों को लेकर के, तो वो भी यहाँ पर काम करता है। इस तरह से भी काम करता है कि आपका जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, अच्छा फीडबैक मिलता है, तो फिर मैं उस चीज़ों को लेकर के और मोटिवेटेड रहता हूँ। किसी चीज़ में कहीं पर कुछ कमी रह जाती है तो आपके फीडबैक को लेकर के उसमें सुधार करते हैं, तो वो वहाँ पर एक तरह से मोटिवेशन का काम करती है। इसीलिए मैं आपको लगातार कहता हूँ कि लाइक शेयर किया करिए, कमेंट्स में आप अपना फीडबैक दिया करिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर
काम करती है एक मोटिवेशन के रूप में। इसके बाद में जो मोटिवेशन है ये एक तो रहता है आंतरिक, जो खुद से मोटिवेशन मिल रहा है किसी काम को करने के लिए, और एक बाह्य किसी दूसरे स्रोत से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये दो प्रकार का जो मोटिवेशन है ये किस प्रकार से संबंधित है, इनमें क्या अंतर है, इसको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। यहाँ पर देखिए पहला जो बिंदु है, ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो आंतरिक मोटिवेशन है, ये बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। ये अपने खुद से कुछ करने की इच्छा जो रहती है तो वो रहता है। और बाह्य जो अभिप्रेरणा है, बाह्य जो मोटिवेशन है, यह बाह्य परिस्थितियाँ देख करके बदल जाता है। जैसे कोई वैकेंसी आ रही है तो उसकी तैयारी आपने करना शुरू कर दिया, फिर उस वैकेंसी में कोई दिक्कत आ गई है, नई वैकेंसी और किसी फील्ड में आ गई है तो फिर आपने उसकी तैयारी कर दिया। तो ये जो मोटिवेशन है ये आपका चेंज हो रहा है बाह्य। पर जो आपका आंतरिक मोटिवेशन है, गवर्नमेंट जॉब पाना किसी भी फील्ड में चाहे हो, अपनी योग्यता सिद्ध करना, तो वो चीज़ें आप रेगुलरली उनके ऊपर मोटिवेटेड हो और उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हो। अपने कमज़ोर जो सब्जेक्ट है, अपना जो कमज़ोर जो फील्ड है उसमें लगातार सुधार करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा काम करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा के मुख्य बिंदु क्या है कि इनमें कार्य करना आनंद और ऊर्जा देता है। लगातार हम कार्य करते रहते हैं, हमें प्रतिफल मिलता रहता है और हम उसे अगला जो काम है वो और भी अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और जो बाह्य अभिप्रेरक है, जो बाह्य अभिप्रेरणा है, इसमें प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये बात है, प्रेरकों से यहाँ पर आनंद मिलता है। और तीसरा बिंदु क्या है कि जो बाह्य जो आंतरिक अभिप्रेरणा है यह सभी परिस्थितियों में बनी रहती है और बाह्य अभिप्रेरणा सभी परिस्थितियों में लगातार बदलती रहती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है इसमें लक्ष्य केंद्रित रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये क्या है, लक्ष्य निर्धारित है। और यहाँ पर जो बाह्य अभिप्रेरणा है इसमें लक्ष्य केंद्रण में प्रेरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे अभी 4th ग्रेड वैकेंसी आई तो आपने उसके एग्ज़ाम दिया, थोड़ा उस पर फोकस किया, अब उसके बाद में अध्यापक भर्ती आ रही है तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, फिर उसमें अगर आपका स्कोर कमज़ोर रहता है तो फिर और दूसरी वैकेंसी की ओर करेंगे। तो बाह्य जो अभिप्रेरणा रहती है इसमें लक्ष्य संकेंद्रण में जो प्रेरक हैं, जो मोटिवेशन हमें मिल रहा है, तो वो लगातार बदलता रहता है। और अगला बिंदु है कि यह एक निश्चित सीमा तक ही कार्य कर सकती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो बाह्य अभिप्रेरणा है यह आंतरिक अभिप्रेरणा समाप्त हो जाने के पश्चात बाह्य अभिप्रेरणा कार्य प्रारंभ होता है। तो उस प्रकार से आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच में आपको अंतरों को ध्यान में रखना है। और इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। महत्वपूर्ण बिंदु है, गिलफर्ड का विचार क्या रहा कि बुद्धि के जो सभी तत्व हैं इनको 3 आयामों में विभाजित किया जाए, संक्रिया में, विषय वस्तु में और उत्पादन में। अब इनके बारे में और जान लेते हैं कि संक्रिया क्या है, विषय वस्तु क्या है, उत्पादन क्या है। तो संक्रिया क्या है, संक्रिया से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जो मानसिक प्रक्रिया है इसके स्वरूप से होता है। इसके 5 भाग होते हैं। संक्रिया से क्या रहेगा, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन रहेगा, अपसारी चिंतन रहेगा, स्मृति रहेगी और संज्ञान रहेगा। तो संक्रिया क्या कहती है कि व्यक्ति जो मानसिक क्रिया कर रहा है तो वो सारा संक्रिया में आएगा, और जो विषय वस्तु जिस आधार पर कर रहा है तो वो विषय वस्तु में आएगा। तो विषय वस्तु या इस विमा से क्या तात्पर्य है, उस क्षेत्र से है जिसमें सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं होती है, किस फील्ड में काम करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। दृश्य, देखा हुआ काम, श्रव्य, सुना हुआ, संकेतों के माध्यम से, और शाब्दिक या फिर व्यवहारात्मक। तो ये यहाँ पर ये भी 5 प्रकार का है, 5 भाग इसके हो गए। इसके बाद में उत्पादन। उत्पादन मतलब कि जो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे हमें प्रोडक्ट क्या मिल पा रहा है, तो वो क्या रहेगा यहाँ पर, विषय वस्तु और संक्रिया के योग से, योग के जो परिणाम है इनसे उत्पादन कहा जाता है। इनसे जो प्राप्त हमें हो रहा है वो उत्पादन। और इसके 6 भाग हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, तंत्र या प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना है। अब अगला टॉपिक जो अपना आता है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो विकास है ये गार्डनर के द्वारा 1983 में किया गया। इस सिद्धांत में गार्डनर ने स्पष्ट क्या किया कि बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि का जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक कारकीय ना होकर के बहुकारकीय है। अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनसे प्रभावित बुद्धि होती है। गार्डनर ने मूलतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। 1998 में इन्होंने इसमें 8वां प्रकार जोड़ा और 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार भी जोड़ा। इस तरह से गार्डनर के अनुसार अभी बुद्धि के 9 प्रकार हैं जो कि निम्न हैं। अब कौन कौन सी बुद्धि है, तो वो यहाँ पर 9 प्रकार गार्डनर के अनुसार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अलग से प्रश्न आ सकता है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है स्थानिक बुद्धि, चौथी है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वीं है सांगीतिक बुद्धि और 6ठी है अंतःव्यक्तिक बुद्धि, 7वीं है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वीं है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताई है। अब इन सभी बुद्धियों के बारे में कुछ कुछ बातें, इनकी विशेषताओं को लेकर के जान लेते हैं। तो पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि।
इसमें है भाषाई बुद्धि में वाक्यों और शब्दों की बोध क्षमता, शब्दावली, शब्दों के कर्मों के बीच के संबंध, इनको पहचानने की क्षमता आदि इसमें सम्मिलित हैं। और लेखक, साहित्यकार, कवि आदि यह बुद्धि इनमें उच्च स्तरीय पाई जाती है। जो भाषाई बुद्धि है वो किन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? साहित्यकार में, कवि में, लेखक में, इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भाषा की जो शब्द हैं इन पे पकड़ इनकी मजबूत रहती है। जो दूसरी बुद्धि है यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और अंकों के क्रम जो सीक्वेंस हैं इसके पीछे छिपे संबंध की पहचानने की क्षमता, सादृश्य जो अलग अलग परिस्थितियों में समस्या को समानता से देख पाने की क्षमता आदि इसमें सम्मिलित रहती है। और किसी व्यवहार में आए अकस्मात जो परिवर्तन है इनको तर्क द्वारा समझाना, गणितीय समस्याओं का समाधान आदि इस तार्किक गणितीय बुद्धि में सम्मिलित हैं। इसके बाद में तीसरी बुद्धि है स्थानिक बुद्धि, स्थान संबंधित यहाँ पर है। तो स्थान संबंधित जो बुद्धि है इसमें स्थानिक चित्र के मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानिक कल्पना करने की क्षमता आदि इसमें सम्मिलित है। जैसे देखे गए स्थान को मानचित्र के द्वारा प्रस्तुत करना किसमें रहेगा? स्थानिक बुद्धि में रहेगा। स्थान विशेष की जानकारी अच्छे प्रकार से ले लेना, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी। इसके बाद में चौथी बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि में इस बुद्धि में अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और वस्तुओं को सावधानी पूर्वक तथा प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता इसमें सम्मिलित रहती है। इस तरह की बुद्धि नर्तकों, खिलाड़ियों में अधिक पाई जाती है जिन्हें अपने शरीर की गति पर पर्याप्त नियंत्रण रखना होता है। उदाहरण के लिए क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन या शिल्पकार तो आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, अपने शरीर के अंगों को अच्छे प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल कर लेना, तो ये चीज़ें हैं। पांचवी प्रकार की बुद्धि है सांगीतिक बुद्धि। तो इस बुद्धि में तारत्व, पिच तथा लय सही ढंग से समझ की क्षमता इसमें विकसित सम्मिलित होती है। इसमें संगीत संबंधित सामर्थ्य, निपुणता विकसित और क्षमता भी सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए संगीतकार और गीतकार आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सांगीतिक बुद्धि मतलब संगीत की अच्छी प्रकार से समझ। और इसके बाद में जो छठे प्रकार की बुद्धि है वो है अंतःव्यक्तिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि में अपने भावों, संवेगों को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता, उसमें विभेद करने की क्षमता तथा स्वयं को व्यवहार को निर्देशित करने की जो सूचनाओं का उपयोग करने की जो क्षमताएं हैं ये आदि इसमें सम्मिलित रहती है। जैसे परिस्थिति के अनुसार अपने भावों और संवेगों को नियंत्रित करके उपयुक्त व्यवहार करना। और इसके बाद में जो सातवीं प्रकार की बुद्धि है वो है व्यक्तिक अन्य बुद्धि। इसमें देखिए व्यक्तिक अन्य बुद्धि में, इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता और उनकी मनोदशाओं और चित्र प्रकृति को समझ करके नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार वो करेंगे उनके बारे में पूर्व कथन स्थापित करना और उनकी क्षमता आदि आ जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षक यह जान सकता है कि कौन बच्चा किस क्षेत्र में सफल हो सकेगा। तो व्यक्तिगत जो अन्य बुद्धि है ये पर्सनल इंटेलिजेंस की, तो वो शिक्षक में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये चीज़ हो गई है। और उसके बाद में 8वें नंबर पर जो बुद्धि है वो है प्रकृतिवादी बुद्धि। इसे 1998 में जोड़ा गया और इसमें इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? प्रकृति में मौजूद पैटर्न तथा सम्मिति को सही पहचान करने की क्षमता और सही ढंग से बुद्धि जो किसान हैं, जैव जो विज्ञानी हैं और जो वनस्पति वैज्ञानिक आदि में अधिक ये पाई जाती है। तो ये बात हो गई है। इसके बाद में 9वें नंबर पर है जो लास्ट जो बुद्धि दी है तो वो है यहाँ पर अस्तित्व संबंधित बुद्धि। अस्तित्व संबंधित बुद्धि में 2000 के संशोधन में इसे जोड़ा गया और इसका तात्पर्य मानव संसार में छिपे रहस्यों, जिंदगी, मौत, मानव अनुभूति, वास्तविकता के बारे में जो उपयुक्त प्रश्न पूछ करके जानने की क्षमता से है। इसका ढंग जो है दार्शनिक चिंतकों में अधिक ये देखने को मिलता है। तो अस्तित्ववादी बुद्धि, अपने अस्तित्व की खोज करना, जानना, समझना, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बुद्धियों के रूप में आपको यहाँ पर बुद्धियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों के प्रति क्या अपेक्षाएं रहती है। तो अभिभावकों की सबसे पहले बात करते हैं। तो बच्चों को स्नेहयुक्त वातावरण प्रदान करें और उनको सदैव सुरक्षित महसूस करवाएं, सुरक्षित समझें। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों के प्रति क्या अपेक्षाएं रहती है। तो बच्चों को स्नेहयुक्त वातावरण प्रदान करवाएं अभिभावक, ताकि बच्चे क्या करें? स्वयं को सुरक्षित समझें। और शिक्षकों का क्या दायित्व रहता है, क्या अपेक्षाएं रहती है शिक्षकों से कि बच्चों के सीखने, समझबूझ विकसित करने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने और लक्ष्य निर्धारित करने हेतु उनकी सहायता शिक्षक द्वारा करी जानी चाहिए, उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। तो ये अपेक्षाएं अभिभावक और शिक्षकों से रहती है। मोटिवेशन को लेकर के, उसके साइकिल को लेकर के एक छोटा बिंदु यहाँ पर रहता है। मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है इसकी अवधारणा और प्रक्रिया को लेकर के।
बच्चों को अपनी रुचि और जो अपनी आवश्यकता है, जो अपनी जिज्ञासा है, रुचि जिज्ञासा के अनुसार कार्य करने, लक्ष्य हासिल करने तक जुटे रहने, लगातार प्रयास करने हेतु प्रेरित करने को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। कोई भी काम शुरू किया उसको लगातार जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूटी बनाते हुए उसको कंप्लीट करने को लेकर के, तो ये क्या रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, अभिप्रेरणा रहेगा। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है इसके 3 सोपान रहते हैं, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। जो आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब है कि आपको नीड है आपकी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करने को लेकर के, तब आप क्लास को देख रहे हैं और अच्छे प्रकार से सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी क्या रहती है, प्रणोद की आपको कोई फीडबैक मिल रहा है, कुछ उत्पाद मिल रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर के क्या रहता है, प्रणोद रहता है। और जो प्रोत्साहन है, किसी से हमें मोटिवेशन मिल गया है किसी काम करने को लेकर के, तो ये चीज़ें क्या करती है, मोटिवेशन का काम करती है। और जो इसका साइकिल है, मोटिवेशन साइकिल, वो इस प्रकार से काम करेगा कि पहले तो मोटिवेशन जो आवश्यकता को लेकर के काम करेगा, और प्रणोद या फिर चालक अपने को मिल रहा है तो उसको लेकर के काम करेगा। और जो आंतरिक अगर अपने को मोटिवेशन मिला है, आंतरिक तनाव है, आंतरिक बल है, तो ये काम करेगा। उद्दीपन अगर अपने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, शाबाशी दी जा रही है, तो उस केस में हम अच्छे प्रकार से काम करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति और सुरक्षा व संतोष की भावना रहेगी तब हम काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मोटिवेशन का काम करती है, इस प्रकार से एक साइकिल बन जाती है। तो ये चीज़ें जो है आपको सेकंड यूनिट के लिए ध्यान में रखनी है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं और अब इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं थर्ड यूनिट को लेकर के। तीसरा यूनिट है व्यवहारवाद और संज्ञानवाद को लेकर के। व्यवहारवाद के कौन कौन से बिंदु है, संज्ञानवाद के कौन कौन से बिंदु है, सभी को डिटेल डिस्कशन करेंगे, महत्वपूर्ण बातें। और ये जो यूनिट है आपका थर्ड यूनिट 10 नंबर का यूनिट है। सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद जो है एक आवर्तीय दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद क्या है, आवर्तीय दृष्टिकोण है। किसी के व्यवहार को देख करके हमने कुछ चीज़ें सीख ली है, खुद के व्यवहार में पूर्व ज्ञान से जो पूर्व ज्ञान और अभी का जो ज्ञान है उनको हम दोनों ने आत्मसात करके, दोनों ज्ञानों को आत्मसात करके फिर उसमें परिमार्जन कर लिया, सुधार कर लिया। तो उसके अनुसार व्यवहार वह होता है जिससे वस्तुएं करती है। व्यवहारवाद इसी धारणा पर आधारित रहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन को इसमें व्यवहारवाद में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को। और इसकी कुछ संकल्पनाएं हैं। संकल्पनाओं में पहला बिंदु है कि व्यवहार में अनुभवों के कारण होने वाला परिवर्तन सीखना होता है। तो सीखना क्या है, व्यवहार में अनुभव आने से जो परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या हो गया, सीखना। और व्यवहारों का जो मापन क्या है, संभव है। सीखने के नियमों का प्रजाति विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चा जब सीखने की स्थिति में आता है तो वह खाली स्लेट, कोरे कागज के समान होता है। सीखने की जो आंतरिक कारक हैं इनकी अपेक्षा बाह्य कारकों का प्रभाव ज़्यादा अच्छे प्रकार से समझ में आ जाता है। तो ये कुछ आपको व्यवहारवाद के बारे में बातें ध्यान रखनी है। और अगला एक छोटा टॉपिक आता है अपने संज्ञान क्या है। तो संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु या घटना या फिर परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं, किसी के बारे में जानकारी हासिल कर लेना। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, पहचान है, निर्णय, अवधारणा जैसी मानसिक क्रियाएं भी इसमें समाहित होती है, सहित होती है इसके अंतर्गत। और व्यवहारवाद और संज्ञानवाद में अंतर क्या है, इसको लेकर के समझना है। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। व्यवहारवाद के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है और बच्चे की समझ निर्माण में आसपास की दुनिया, लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये बात हो गई है किसके अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार। जबकि दूसरी ओर संज्ञान क्या कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा ही अलग अलग लोगों को देख करके, अपने परिवेश, विद्यालय वातावरण वगैरह सब चीज़ों को देख करके वह सीखता रहता है। और इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया के लोगों के साथ में संपर्क स्थापित करके अपने आधार पर समझ निर्मित करते हैं। तो ऐसा इन दोनों का विपरीत एक अपने अंदर जो अर्थ लिए हुए हैं। तो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बारे में ध्यान रखना है। बीएफ स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी इस यूनिट में है, जो कि जरूर से ध्यान रखना है। बीएफ स्किनर ने जानवरों के क्रियात्मक व्यवहार का अध्ययन किया। इन्होंने उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सिद्धांत प्रतिपादित किया कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत जिसे कहा जाता है। क्रियात्मक व्यवहार का अध्ययन इन्होंने किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक पेटी तैयार करी और उसका प्रयोग स्किनर पेटी की इसको संज्ञा दी गई। इस पेटी में स्किनर ने एक भूखे चूहे को रखा और यह प्रयोग 1830 में सफ़ेद चूहे पर किया गया। स्किनर की पेटी में एक लीवर रखा गया, लीवर लगा था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता तो खुट की आवाज़ आती। पेटी में लगे लीवर का संबंध पेटी की दीवार के ऊपरी भाग पर रखे हुए बर्तन से था और बर्तन में भोजन के टुकड़े रखे हुए थे। और इस बर्तन में भोजन के टुकड़े थे तो लीवर के नीचे एक प्लेट लगी हुई थी।
ऐसी अवस्था थी कि जब चूहे का पैर लीवर पर पड़ता तो लीवर दब जाने से बर्तन में रखे भोजन का एक टुकड़ा बर्तन से नीचे प्लेट में आकर के गिर जाता। प्रारंभ में चूहा इधर उधर घूमने लगा, अनजान था तो वह इधर उधर उछल रहा था। उछलते उछलते संयोगवश वह लीवर के ऊपर लीवर को दबा देता है। लीवर दबने से बर्तन में रखे भोजन का टुकड़ा नीचे प्लेट में आ गिरता है और चूहे को भोजन मिल जाता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। भोजन खाने के पश्चात वह फिर उछल कूद करता है और संयोगवश उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। लीवर दबने से बर्तन में से फिर से भोजन का टुकड़ा नीचे आता है और वह खा लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार चूहे की उछल कूद लीवर के आसपास तक सीमित रहने लगी और सीधा लीवर को दबाने लगा ताकि उसे खाने को कुछ भोजन के टुकड़े मिल जाएं। अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे चूहे को जब भी पेटी में रखा जाता तो वह तुरंत लीवर को दबाता और भोजन के टुकड़े प्राप्त करने में वह सफल हो जाता। तो एक उसके अनुसार उसने अनुबंधन स्थापित कर लिया। स्किनर के प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो गई कि ऐसे अनुबंधन में पुनर्बलन या फिर प्रबलन की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया में घटित होने पर निर्भर करती है और उसके अनुसार वह अपने आप को ढाल लेता है। स्किनर के अनुसार कक्षा में बच्चों को पुनर्बलन देकर के शिक्षण को अधिक प्रभावी तथा बच्चे को अधिक सक्रिय बनाया जा सकता है। ये कुछ बातें हैं। अब हम बात करते हैं पावलोव का अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। पावलोव के अनुसार किसी भी प्राणी में कोई भी व्यवहार उसकी उद्दीपन के साथ में जुड़ करके परिवर्तित उसको किया जा सकता है। पावलोव ने कुत्ते के मुंह में लार बनाने की प्रक्रिया पर शोध कार्य किया। उनके सिद्धांत के मूलभूत आधार समीपस्थता और साहचर्यवाद पर आधारित रहे हैं। समीपस्थता का अर्थ क्या रहा? दो घटनाओं का एक ही क्रम में लगातार पुनरावृत्ति से है, जबकि साहचर्य का अर्थ है उद्दीपन व अनुक्रिया के बीच में स्थापित होने वाला संबंध। पावलोव ने कुत्ते को एक अंधेरे कमरे में बांध दिया। भोजन देने से 30 सेकंड पूर्व बत्ती जला दी जाती, तत्पश्चात कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता और कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। कुछ अभ्यासों के बाद मात्र बत्ती जलने से ही कुत्ते के मुंह में लार बनने लगी। यह एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुत्ते का बत्ती जलने के साथ में लार बनने की क्रिया को अनुकूलित कर दिया गया। तो ऐसे कुछ उदाहरण आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जिस तरह से चूहा एक स्किल सीख लेता है और उसके प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, तो इस तरह से कुत्ता भी अनुकूलित हो जाता है और बत्ती जलते ही लार निकालने लगता है। तो सबसे पहले क्या क्रिया रहती है कि भोजन आ रहा है और लार टपका रहा है कुत्ता, स्वाभाविक उद्दीपक आ रहा है और स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। उसके बाद में बत्ती जल रही है और भोजन आ रहा है। कुछ दिन जब ऐसे काम चलता रहेगा, बत्ती भी जलेगी और उसके तुरंत बाद भोजन मिलेगा, तो लार टपकाएगा और अस्वाभाविक उद्दीपक रहेगी और स्वाभाविक उद्दीपक रहेगा और स्वाभाविक अनुक्रिया रहेगा। बत्ती जल रही है, कुछ टाइम बाद में जब इस सेकेंड जो घटना है इसके साथ में जब कुत्ता अनुकूलित हो जाता है, कुछ दिन बाद में सिर्फ बत्ती जलाई जाती है तो वह लार टपकाना शुरू कर देता है कि अब भोजन आने वाला है और अस्वाभाविक उद्दीपक रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बत्ती जलाई गई है, भोजन नहीं लाया गया है, तो अस्वाभाविक है और अस्वाभाविक अनुक्रिया उसके प्रति कुत्ता करने लग गया है। इससे पावलोव ने निष्कर्ष क्या निकाला कि सीखने की जो विभिन्न प्रकार की अस्वाभाविक उद्दीपक है, इनके माध्यम से सीखना करवाया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक बच्चों में अच्छी अध्ययन संबंधित आदतों का विकास कर सकते हैं और उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के मुख्य संप्रतियों के बारे में अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जीन पियाजे ने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से अध्ययन किया। बच्चों के साथ में हुई चर्चाएं, छोटे स्तर पर किए गए प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर पियाजे ने बताया कि बच्चों की सोच जो है 4 चरणों से होकर के विकसित होती है। एक तो जैविक परिपक्वता से, एक गतिविधियों से, एक सामाजिक अनुभवों से और एक साम्य धारण करने से। तो ये 4 बातें यहाँ पर रही है। जीन पियाजे ने मुख्य संप्रत्यय जो बताए हैं वो बताए हैं स्कीमा। एक तो पियाजे के सिद्धांत का मुख्य संप्रत्यय स्कीमा ही है। उदाहरण, सीमा जब 2 साल की थी तब उसने अपने आसपास प्लास्टिक की एक आकार की बोतल देखी। उसके दिमाग में बोतल की संरचना बन गई। 4 साल की उम्र में उसने गिलास की, स्टील की बोतल भी देखी और उनके आकार में अंतर पाया। तब उसके दिमाग में बोतल की बनावट कुछ ऐसी थी जो स्टील, गिलास, प्लास्टिक की भी हो सकती थी। तो अलग अलग तरह से उसने वहाँ पर चीज़ें अपने दिमाग में बिठा ली कि अगर प्लास्टिक की बोतल है तो कैसी होगी, ग्लास है तो कैसा होगा, स्टील की बोतल है तो कैसी होगी। तो वो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया। पियाजे ने इन मानसिक संरचनाओं को स्कीमा कहा है जो अनुभवों और उम्र के साथ में बदलते रहते हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा में बदलाव 2 प्रक्रियाओं के कारण होता है। एक तो अनुकूलन से, अडेप्टेशन से, और एक व्यवस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये 2 प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है स्कीमा के।
अब अनुकूलन शब्द किस प्रकार से रहेगा कि जब बच्चा वातावरण से सीधे अंतःक्रिया करता है, कोई चीज़ जो है वह सामने से देख रहा है तो दिमाग में विभिन्न चीज़ें स्कीमा बनते हैं। इसी जो क्रिया है, इसी क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में दो परस्पर पूरक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती है, समावेशीकरण होता है और समायोजन होता है उस चीज़ के प्रति, उस काम के प्रति। तो ये अनुकूलन के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। व्यवस्थापन के बारे में बात करते हैं तो व्यवस्थापन में देखिए मस्तिष्क में मौजूद स्कीमा दूसरी प्रक्रिया व्यवस्थापन में भी बदलते रहते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न स्कीमा अंतर संबंधित होकर के संज्ञानात्मक तंत्र का, कॉग्निटिव जो सिस्टम है इसका निर्माण करते हैं। तो व्यवस्थापन और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास है इसके अध्ययन के क्षेत्र में इनका सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। इन्होंने बच्चे के चिंतन एवं तर्क के विकास पर बल डाल करके संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इनका यह मानना रहा कि किसी भी जगह से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इन्हीं चरणों से होकर के गुजरता है। और कौन कौन से चरणों से होकर के गुजरता है? तो पहला इसमें है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की जो शेषावस्था जिसे हम कहते हैं, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था इसमें रहती है। शुरुआती महीनों में बच्चा खुद में व बाहरी दुनिया के बीच में कोई अंतर नहीं कर पाता है। 8वें महीने के आसपास तक बच्चा यह समझने लगता है कि उसमें और आसपास दिखने वाली चीज़ों में और लोगों में कौन भिन्न है और किस प्रकार से वह भिन्न है। तो ऐसा 8 महीने के आसपास तक आते आते वह चीज़ें समझने लगता है। वह ऐसी क्रिया को बार बार दोहराता है जिसमें उसको मज़ा आता है। 2 वर्ष तक आते आते बच्चे में आंतरिक छवियाँ विकसित होने लगती है। पियाजे ने उसके बौद्धिक क्रियाओं का स्तर माना है, बौद्धिक क्रियाओं का पहला स्तर माना है। इस अवस्था तक आते आते बच्चे समस्याओं को बिना प्रयास और त्रुटि के हल करना सीख जाते हैं। तो ये बात रही पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में प्रतीक बनाने व इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था के बच्चे मन में तर्क करने भी और सोचने भी लग जाते हैं, लेकिन उनका सोचना आत्मकेंद्रित व एकांगी होता है। इस अवस्था में भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे मानसिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में, इसका ध्यान रखना है। और इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों के सोचने के तरीकों में फिर से महत्वपूर्ण बदलाव आता है। इसमें विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्क संगत, लचीले और व्यवस्थित होने लगते हैं। वह थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगता है। इस अवस्था को मूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बदलाव उसके आसपास जो दिखने वाली मूर्त वस्तुएं हैं, मूर्त जो चीज़ें हैं, उन पर ही आधारित होता है। संक्रियात्मक इसलिए क्योंकि ये सब मानसिक क्रियाएं उसकी रहती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में वर्गीकरण एवं क्रम से जमा पाने की जो क्षमता है, इसमें भी मुख्य परिवर्तन दिखता है। तो ये आपको अवस्था 7 से 11 वर्ष वाली ध्यान रखनी है। चौथी अवस्था आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर के लिए। पियाजे के अनुसार लगभग 11 वर्ष की उम्र में बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में वे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तार्किक नियम बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इस अवस्था में वह शाब्दिक परिकल्पनाओं के आधार पर तर्क करते हैं। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को लेकर के। पहला बिंदु यहाँ पर है, पियाजे के सिद्धांत का अनुसरण करने से शिक्षक बच्चों को परिवेश के साथ साथ स्वतः सहज रूप से क्रिया करते हुए चीज़ों को स्वयं खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहली बात रही कि स्वयं खोज करने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रेरित करता है। दूसरी बात है कि शिक्षक बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और उनके जो अनुभव सुलभ उनको करवाते हैं, जिसमें कि नई खोजी गई योजनाओं का अभ्यास वो कर सकें और ठीक सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकें। तीसरा बिंदु है कि शिक्षक जटिल जो मानसिक संक्रियाएं हैं इन पर अधिक बल देगा और इससे उनके बौद्धिक विकास का स्तर भी अधिक तेजी से बढ़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपके 3rd यूनिट को ओवरऑल कंप्लीट करती है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको जरूर से कवर अप करने हैं। आगे बढ़ते हैं 4th यूनिट का नाम है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत जो कि आपका 7 नंबर का यूनिट है। 7 नंबर का यूनिट जो कि दोस्तों यहाँ से छोटे प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं और 3-4 ऐसे टॉपिक हैं जो कि जरूर से आपको कवर अप करने हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला टॉपिक आता है कि सूचना और ज्ञान के बीच संबंध को लेकर के महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला, बाहरी वातावरण में उपस्थित जो उद्दीपक हैं जो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, उनके बारे में समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ से
और अपनी त्वचा से, तो ऐसे हम चीज़ों को जान पाते हैं उनके बारे में। तो वो क्या रहता है, उद्दीपक हैं, और इससे क्या है कि सूचना ग्रहण कर लेते हैं, जो ग्रहण हमें सूचना कहलाती है। और ज्ञान जो रहता है वो सूचनाओं का विभिन्न मानसिक संक्रियाओं द्वारा विश्लेषण करके, उनके बारे में डिटेलिंग उनकी जान करके मस्तिष्क में संचय करके उन्हें आगे उपयोग करने लायक बनाता है, तो ज्ञान का निर्माण कहलाता है। इसके बाद में कुछ बातें आपको और इस बारे में ध्यान रखनी है। सूचना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि संस्थान में आने के बाद, विद्यालय में आने के बाद में अपने बैग को खोल करके देखने पर किताब का न मिलना, तो ये क्या हो गया, उसको बच्चे को सूचना मिली। सूचना पर मानसिक कार्य और मस्तिष्क में संचय हुआ, शायद कल घर पर पढ़ते समय वही रख दिया होगा और वहां से जाकर के ढूंढकर पुनः बैग में रखना होगा। तो ये क्या गई है, सूचना का उसने संचय कर लिया है कि मुझे वापस जाकर के बुक को ढूंढना है। और ज्ञान का जो उपयोग है, तो अगले दिन जब संस्थान के लिए घर से निकल रहे हैं तो हम उसको याद करेंगे कि अपने बैग में बुक है या नहीं है। तो ये क्या आ गया, ज्ञान का हमने उपयोग किया, ज्ञान को संचय करके। सूचना को हमने मस्तिष्क में संचय किया, फिर उसको बाद में उपयोग करा है। तो सूचना तो क्या है कि हमें इंस्टेंट किसी के बारे में पता चला, कोई जानकारी हमें पता चली, फिर अपने उसको संचय कर लिया हमने, और अगर अपन उसको बाद में भी उपयोग में ले रहे हैं, बाद में दोहरा रहे हैं, तो वो अपना ज्ञान रहेगा। जैसे अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एग्जाम में उसका उपयोग अपन करेंगे और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चंस को ठीक प्रकार से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या रहेगा, वहाँ पर ज्ञान का उपयोग रहेगा। तो इस तरह से रिलेट करना है आपको, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूचना और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूचना ही आगे चल करके ज्ञान बन जाती है। तो ये बात हो गई। मस्तिष्क की संरचना के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग है। मुख्य कार्य शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना है। जो मुख्य कार्य है वो क्या रहेगा, शरीर की जो सभी क्रियाएं हैं, सभी जो अंग हैं, इनकी क्रियाओं पर नियंत्रण रखना है। मुख्यतः 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें जो हमें जानना आवश्यक है वो हम बात कर लेते हैं। प्रमस्तिष्क की सबसे पहले बात करते हैं कि साधारण प्रकार का सीखना इस पर निर्भर करता है। स्वतः संचालित जो क्रियाएं हैं इनको संपन्न करने का सहयोग करता है और शरीर का ताप संतुलित करता है, पाचन क्रिया को नियमित बनाए रखता है, संवेगात्मक व्यवहारों का संचालन आदि इसी के द्वारा होता है। तो प्रमस्तिष्क का काम रहता है, एक बेसिक जो साइकिल है उसको ये मेंटेन करके चलता है। अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो यह प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, शरीर की जो प्राणरक्षी क्रियाएं हैं इनका संचालन और नियंत्रण करता है, जैसे कि सांस लेना, रक्त संचालन आदि क्रियाएं। तो मेडुला ओब्लांगेटा का भी अपना एक अहम रोल रहता है, जिसमें सांस लेना, रक्त संचालन आदि क्रियाओं को यह नियंत्रित करता है। तो तीनों का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगला टॉपिक अपना आता है सूचना प्रसंस्करण मॉडल क्या है। इस मॉडल के अनुसार ज्ञान को 2 तरीके से समझा जा सकता है। इस तरीके से ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। दूसरे तरीके से ज्ञान को 3 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक और अनुबंधनात्मक। अब सीखना एक आंतरिक प्रक्रिया है, ना कि बाहरी। व्यवहारवाद की मान्यता में व्यवहार ही सीखना है, वही सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार ज्ञान सीखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव हमें दिखता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मस्तिष्क के कार्यों को कंप्यूटर द्वारा कार्यप्रणाली के आधार पर समझाने का प्रयास ही सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत कहलाता है। कंप्यूटर में सूचना प्रसंस्करण में 3 अवयव आगत, प्रक्रिया और निर्गत का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रसंस्करण मॉडल स्मृति में सूचनाएं 3 स्तरों पर यहाँ पर जो प्रकर्मित रहती है, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। संवेदी स्मृति होती है कि इसमें स्मृति की संचयन क्षमता काफ़ी होती है, काफ़ी संचय ये कर लेती है। यहाँ पर जो ग्रहण करने की क्षमता है वह इसकी अधिक रहती है, परंतु संचयन अवधि कम रहती है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें स्टोर ये नहीं रख पाती है। ये सूचनाएं सामान्यतः 1 सेकंड से भी कम अवधि से लेकर के कुछ सेकंड तक के लिए संचय रह पाती है। तो संवेदी स्मृति का मतलब सेंसरी जो मोटर रहती है, इसमें कुछ सेकंड के लिए ही चीज़ें जो है स्टोर रहती है, बातें स्टोर रहती है, सूचनाएं स्टोर रहती है। कार्यकारी जो स्मृति है इसमें संचय की क्षमता सीमित होती है, अतः कोई भी नई सूचना को ग्रहण किया जाता है
तो पुरानी सूचना वहाँ से हटा दी जाती है। यहाँ सूचनाओं को लुप्त होने का कारण उनका ठीक से पुनः अभ्यास नहीं होता है। जब हम किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को रेगुलरली रिवीजन नहीं करते हैं, अच्छे प्रकार से पढ़ते नहीं हैं, तो चीज़ें धुंधली होती जाती है और एक टाइम के बाद में हम उसे भूल जाते हैं। तो वो यह रहता है कि कार्यकारी स्मृति उसमें काम करती है कि आपका ठीक से पुनः अभ्यास अगर उसका नहीं हो रहा है तो हम उसे डेफिनेटली भूल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अलग अलग और चीज़ें हम सीख लेंगे और पुराना ज्ञान वो भूल जाएंगे। और जो दीर्घकालीन स्मृति है जिसका हम लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं, तो वो क्या रहेगा, दीर्घकालीन स्मृति में यहाँ पर स्टोर रहेगा। और इसको क्या कह सकते हैं हम, स्थायी भंडार भी कह सकते हैं। इसकी क्षमता असीमित होती है। यहाँ सूचनाएं स्थायी तौर पर संचित हो जाती हैं। जिस प्रकार से कोई अपने दैनिक दिनचर्या वाले काम हैं जिनको हम डेली उनका अभ्यास कर रहे हैं, रेगुलरली रिपीटेशन उनका हो रहा है, और पढ़ने में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट जिनको हम रेगुलरली रिवीजन लगातार करते जा रहे हैं, तो उनकी चीज़ें हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, शब्दों का उच्चारण, ऐसे अलग अलग आप उदाहरण ले सकते हैं। तो बच्चे को एक बार टॉपिक समझा देने के बाद में, जैसे उसने कै, खे, गे, घे ऐसे उच्चारण एक बार सीख लिया है और उसका वह बार बार अभ्यास करता जा रहा है, तो एक टाइम के बाद में ऐसा रहेगा कि वह अगर सालों बाद में भी उस चीज़ को देखेगा तो वो अच्छे प्रकार से उसको समझ जाएगा कि ये कै लिखा हुआ, ये खे लिखा हुआ है। जैसा कि आप अपने ऊपर ही ये उदाहरण लेते हैं, तो हमें अब बार बार वर्णमाला थोड़ी पढ़नी पड़ती है। अब ऐसे ही अगर इंग्लिश का उदाहरण लेवें तो वोवेल, कॉन्सोनेंट, साउंड वगैरह सारी चीज़ें हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एक बार हमने उसको अच्छे प्रकार से कवर अप करने के बाद में बार बार उसका बचपन में काफ़ी बार रिपीटेशन भी किया है। तो अब हमें बेसिक वो चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हमारे स्थायी भंडार में वहाँ पर स्थायी हो चुकी है और हम उसको डायरेक्ट उपयोग में ला पाते हैं। चीज़ें सामने आते ही हम उसका समझ जाते हैं कि इसका उच्चारण ये होने वाला है। तो वो चीज़ें हैं। स्मृति स्वरूप और विशेषताओं के बारे में अपना अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्मृति की धारणाएं क्या क्या हैं। स्मृति की धारणा है कि मनुष्य की सामान्यतः संचयन शक्ति है जो चेतना के स्तर तक जाती है। पूर्व में सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाना ही याद रखना या फिर स्मृति कहलाता है। सीखी गई विषय वस्तु हमें याद है, इसकी जांच हम दो तरह से कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा है, अब उसको हमें चीज़ें याद है, उसका जांच किस प्रकार से करेंगे। एक तो दोबारा उसका याद करके, रिकॉल करके, उसकी पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके। स्मरण में 4 मुख्य अंग हैं: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। चीज़ें याद रखने के लिए, टॉपिक याद रखने के लिए, सब्जेक्ट याद रखने के लिए 4 मुख्य अंग क्या है। एक तो हम उसको पहले बार में अच्छे प्रकार से सीखें, उसके बाद में उनको हम धारण कर लें, बाद में पुनः उसको बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार उसको स्मरण करते रहें, याद करते रहें, और जब वह सामने आए तो उसकी तुरंत पहचान अगर अपने को हो पा रही है तो मतलब कि हमें याद हो रहा है। जिस टॉपिक को हमने अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं जिनको हम सोल्व कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब है हमने अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर ली है। जो हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे प्रकार से याद हो गया है, धारण कर लिया है। स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्टिव भी है और पुनर्रचनात्मक, रिकंस्ट्रक्टिव भी है। पुनर्उत्पादन और पुनर्रचनात्मक मतलब बार बार हम उसको अच्छे प्रकार से कवर अप कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें नई आएगी, और अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें नई सामने आएगी, कुछ गलतियां रहेगी तो उनको हम सुधारेंगे। तो पुनर्उत्पादन भी होएगा, पुनर्रचनात्मक भी होएगा, करेक्शन वगैरह भी चलते रहेंगे। तो ये सारी स्मृति के बारे में, स्मरण के बारे में बात ध्यान रखनी है। और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक और बाह्य कारक, 3 प्रकार के कारक आपको ध्यान रखने हैं। मनोवैज्ञानिक कारक तो क्या है कि हमें पढ़ने में रुचि नहीं आ रही है, संवेग हमारे उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, प्रेरणा अगर हमें नहीं मिल पा रही है, बुद्धि हमारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, उसके अनुकूल, उन परिस्थितियों के अनुकूल काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में हमारा स्मृति जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि जागृत होना जरूरी है, और उसके लिए हमें प्रेरणा भी मिलनी जरूरी है कि मोटिवेशन की। आपकी एग्जाम्स आ रही है तो इसीलिए आप ये क्लास देख रहे हैं और अच्छे प्रकार से टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये क्या है, प्रेरणा है कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे ताकि आगे हमें जॉब में सिलेक्शन मिल सके, पेपर हमारे अच्छे प्रकार से पास हो सके। तो वो चीज़ें हैं। और शारीरिक जो कारक हैं वो क्या रहेंगे, परिपक्वन। अगर अपन उस लेवल तक परिपक्वता अपने में नहीं आई है, उस लेवल तक की समझ नहीं आई है, तो हम उस टॉपिक को जो हमें हार्ड दिख रहा है तो वह उसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो परिपक्वता आयु के हिसाब से, और अगर हम थके हुए हैं तो भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये शारीरिक कारक कुछ यहाँ पर प्रभावित करते हैं सीखने को, स्मरण शक्ति को। और जो बाह्य कारक हैं वो उनमें है वातावरण, एक तो समय और विषय वस्तु की, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ पर जो समय उचित उसका है, या आसपास शोरगुल हो रहा है, शांत जगह पर नहीं है, वातावरण वैसा नहीं है, उचित समय पर अपन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले से हम थके हुए हैं, विषय वस्तु हमारे अनुकूल नहीं है। तो ऐसे अलग अलग जो बाह्य कारक हैं तो ये भी यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। याद रखने के तरीके कौन कौन से हैं, इनको लेकर के भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। जोर से बोल करके या फिर गा गा करके आप याद रख सकते हैं,
लिख लिख करके याद कर सकते हैं, संगीत सुनते सुनते भी कुछ लोगों को याद रहता है, करके सीख सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग आप सीख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स भी अपने यहाँ पर रहेगा करके सीखने को लेकर के, बार बार अभ्यास से याद कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टॉपिक को बांट करके याद कर सकते हैं, लघु रूप में याद कर सकते हैं, स्थान के साथ में जोड़ करके याद कर सकते हैं, मानसिक चित्र बना करके फिर आप याद कर सकते हैं, दिमाग में एक रोड मैप पूरा बना लें टॉपिक का और फिर आप याद कर सकते हैं, रट करके याद कर सकते हैं, समझ करके याद कर सकते हैं, साहचर्य विधि द्वारा और संकेतन विधि संकेतों के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि कोई संकेत आपके सामने आते ही तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये आपको काम करना है, या इस चीज़ के लिए आप एक पर्टिकुलर किसी लाइन के लिए, पर्टिकुलर किसी टॉपिक के लिए कोई आप संकेत बना लेंगे अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। इन 12-13 जो तरीके हैं इनमें से आप कौन सा सीखने का तरीका इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना आता है भूलना। भूलना विस्मरण यहाँ पर क्या रहता है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पहले सीखी गई बातों को वर्तमान चेतना में लाने में असफल रहते हैं, उनका पुनः स्मरण या फिर पुनः पहचान हम नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ क्या है, भूलना है। भूलने के कारण क्या क्या है, याद रखने में आई बाधा, जब हम किसी टॉपिक को याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी ने आकर के डिस्टर्ब कर दिया या परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं थी, तुरंत बाद ही हम और किसी काम में उलझ गए, तो वो काम हम भूल जाते हैं, याद रखने में बाधा अगर आ गई है। अभ्यास की कमी, अगर अपन बार बार उसका रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भूल जाएंगे। दुखद अनुभूतियों को दमित करना, समय बीतना और मनोविकृति होना, तो ये कुछ भूलने के कारण हैं। सूचना संस्मरण सिद्धांत को लेकर के अपना अगला टॉपिक आता है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। शैक्षिक निहितार्थ इसके क्या है, तो पहला बिंदु यहाँ पर है, अच्छी स्मरण शक्ति का संबंध उच्च बौद्धिक क्षमता व उच्च उपलब्धि से माना जाता है जो जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। बच्चों के जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं और अनुभव होते हैं जिन्हें भूलना सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हो जाता है। गलत उच्चारण, अशुद्ध लेखन आदि को दूर रखने में भी भूलना सहायक होता है। भूलेंगे तभी तो हम सही उच्चारण सीखेंगे, और कई बार नया सीखने के लिए पुराने को भूलना आवश्यक हो जाता है। वह क्या है, व्यवधान डालता है पुराना सीखा हुआ या गलत सीखा हुआ। और कमियां और सीमाओं को लेकर के भी बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज्ञान के निर्माण में बहुत सी सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि यह एक जटिल प्रक्रिया रहती है। ज्ञान के निर्माण को बहुत ही सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि एक जटिल प्रक्रिया है ज्ञान। और इसने मानव मस्तिष्क को एक मशीन के रूप में देखने का प्रयास किया, जो कि मनुष्य की भावनाओं, चिंतन, विविधता को नज़रअंदाज करता है। तो एक इमोशनली अटैचमेंट उस टॉपिक के प्रति, उस विषय के प्रति जब तक अपना नहीं होगा, तब तक हम उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे और ठीक प्रकार से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और फिर क्या रहेगा कि हमें रटना पड़ता है चीज़ों को, जब तक हम ठीक प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा फोकस ये रहता है कि मैं तो सिर्फ एग्जाम पास कर लूँ, रट लूँ, तो वो चीज़ें फिर वो एक सीमित टाइम तक ही चीज़ें हमें याद रहती है। बट आपको ये समझना होगा कि हम अगर टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से समझते हुए चलते हैं तो ये टॉपिक हमें बाद में भी काम आते हैं। जैसे आपका सेकंड ईयर वाला सिलेबस है, आपका फर्स्ट ईयर वाला सिलेबस है, तो उसकी मैक्सिमम चीज़ें रीट प्री में, रीट मेंस में आपने देखी है। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से तैयारी करते हैं तो वहाँ के लिए एक बेस तैयार होता है, और आगे आने वाली एग्जाम्स में भी आपको अच्छे प्रकार से तैयारी के लिए एक, जहाँ जीरो लेवल से तैयारी करनी पड़ती है तो वहाँ पर आप कम से कम 10-15% आप ऊपर ही रहेंगे, और एक आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके 4th यूनिट को कंप्लीट कर रही हैं। और इसके बाद में यूनिट 5 की शुरुआत करते हैं, सीखने में समाज की भूमिका के बारे में। 10 नंबर का यूनिट है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। सीखने में समाज किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, कि समाज के जो अलग अलग तौर तरीके हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनसे हमें सीखने को क्या मिलता है, कैसे हम सीखते हैं और किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं। सीखना और समाज के बीच जो अंतर संबंध है, जो संबंधित किस प्रकार से हैं दोनों आपस में, उस बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। और समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है, पहली बात तो ये है। और बच्चे घर परिवार में रह करके समाज और समाज के संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने विचारने तथा व्यवहार करने के जो तौर तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें समाज में रह करके हम सीखते हैं एक अपने जीवन को व्यवस्थित करना। सामाजिक वातावरण बच्चे को सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, नैतिकता, पारस्परिक स्नेह तथा अनेक गुणों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे के समाजीकरण और सीखने में कई प्रकार के संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही वह विद्यालय में प्रवेश लेता है तो फिर वह अपने सीखने को एक सिस्टमेटिक तरीके से कर पाता है। और निभाती कैसे संस्थाएं क्या निभाती है, कि जैसे बच्चे का परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली और शिक्षकगण, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जिनके माध्यम से बच्चा अपने जीवन को व्यवस्थित करता है और तौर तरीके जीवन के सीखता है। सामाजिकरण को कई पहलू प्रभावित करते हैं। कौन कौन से पहलू हैं?
सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे की, धर्म विशेष से है, राजनीति विशेष से, और राजनीतिक जो वातावरण है उससे। तो अलग अलग फैक्टर से बच्चे का जो वातावरण है, बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे का जो जीवन है वो काफ़ी प्रभावित इन सब से होता है। बच्चे का समाजीकरण कुल मिलाकर के प्रभावित इन चीज़ों से होता है। तो ये कुछ बातें हो गई हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं एक सिद्धांत जो आता है एल्बर्ट बेंडूरा का, सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत। 1960 के दशक में एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करके भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, और इसे अनुकरण करने की, सोचने की जो प्रक्रियाएं हैं, इससे भी हम चलते रहते हैं, अनुसरण करके सीखते हैं। हम केवल प्रतिरूप या फिर मॉडल्स को देख करके जो कुछ देखा है उसको दिमाग में दर्ज करके काफ़ी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, देख करके सीख लेते हैं। उनका मानना ये रहा कि ज्ञान या फिर सीखना उस ज्ञान पर आधारित अवलोकित किया गया योग्य कार्य है। जो संपादन व्यवहार अलग अलग चीज़ें हैं। जो हमने सीखा है वह अवलोकित किए गए ज्ञान और संपादित जो व्यवहार है इसमें अलग अलग भूमिका निभाते हैं। बेंडूरा ने सीखने के संज्ञानात्मक जो पहलू हैं इन पर ध्यान केंद्रित किया और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये कुछ बातें बेंडूरा सिद्धांत के बारे में आपको महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखनी है। एक अगला टॉपिक आता है प्रेक्षण आधारित सीखना क्या है। कोई जीव किसी निश्चित किस्म की प्रतिक्रिया करता है जिसके कारण धीरे धीरे उन क्रियाओं के द्वारा होने वाले परिणामों का उस पर असर होने लगता है और वह उनसे प्रभावित होने लगता है। प्रेक्षण हमें नए व्यवहार को संभावित परिणाम भी सिखाता है। नई व्यवहार के जो संभावित परिणाम है ये भी सीखने को मिलते हैं प्रेक्षण से। और कोई नई क्रिया अगर अपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या रहेगा, एक तरह से प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं। बेंडूरा ने इस प्रक्रिया को स्थानापन्न पुनर्बलन का नाम दिया। स्थानापन्न पुनर्बलन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये कुछ बातें हैं। प्रेक्षण आधारित जो सीखने की उपक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो ध्यान दे करके सीखना, एक है याद रखने को लेकर के, एक है क्रियात्मक पुनरुत्पादन प्रतिक्रियाएं, एक है पुनर्बलन और अभिप्रेरणा। तो ये कुछ आपको टॉपिक्स इसके ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं बेंडूरा के अनुसार सामाजिकरण अध्ययन के बारे में। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, समाज अपने अनुसार ढालने के लिए कहता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ विशेष व्यवहार निम्नलिखित हैं। एक तो गुस्सा। कभी कभी बच्चे सामाजिक रूप से अनुकूलन ढंग से नहीं कर पाते हैं तो गुस्से को प्रकारांतर खेलों के दौरान व्यक्त करते हैं। माता पिता तथा सामाजिकरण के अन्य जो वाहक पुरस्कृत करते हैं तो प्रतिकूल ढंग से गुस्सा दिखाने पर उचित नहीं माना जाता है। तो गुस्से पर कंट्रोल भी एक ये मेन फैक्टर है। परोपकारी व्यवहार को लेकर के बात रहती है कि सामाजिक सीखना सिद्धांतकारों ने काफ़ी पहल करी है और यह बताया है कि समाज हितैषी व्यवहार को अनुकूल मॉडल की उपस्थिति में प्रभावित किया जा सकता है। संकट में आदान प्रदान। बहुत सारे दूसरे प्रयोगों में देखा जाता है कि मॉडल बच्चों की आदान प्रदान की भावना तथा संकट में फंसे लोगों के प्रति भावना को प्रभावित करता है और एक दूसरे की मदद करना ही एक सामाजिकरण का विशेष पहलू भी रहता है। आचरण और उपदेश के बारे में बात करते हैं तो बच्चों का जो सामाजिकरण है ये करने वाले लोग उपदेश दे करके और सही व्यवहार के बारे में बता करके भी बहुत कुछ बच्चों को सिखा देते हैं। ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। और अगला टॉपिक आता है स्वनियमन की अवधारणा। खुद को नियम बांधना। आचरण और उपदेश के बारे में अगला बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का जो समाजीकरण है ये लोग उपदेश दे करके और सही व्यवहार के बारे में बता करके भी काफ़ी कुछ इनको बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। ये 4 बिंदु हो गए। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है स्वनियमन के बारे में। स्वनियमन मतलब खुद को स्वयं को नियंत्रित करने के बारे में जो हम नियम बनाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के बेंडूरा का क्या मानना रहा कि जैसे जैसे लोगों का समाजीकरण होता जाता है तो वो बाहरी पुरस्कारों और दंड पर कम आश्रित रहते हैं और अपने व्यवहार पर अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं और खुद के हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करने लगते हैं। जो सही है जो गलत है उस बारे में फैसला खुद से कर पाते हैं जब वो एक लेवल तक अच्छे प्रकार से परिपक्व हो जाते हैं। मैच्योरिटी उनमें जब आ जाती है, सीख लेते हैं अच्छे प्रकार से। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति नैतिक मानकों की अवहेलना करता है तो चाहे उसके बारे में कोई जानता भी न हो तो भी वह संभव क्या है कि वह स्वयं अपनी आलोचना करने लगेंगे और जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। तो इस प्रकार से स्वनियमन की ये अवधारणा रहती है।
स्वकुशलता आकलन में क्या रहता है कि जब हम स्वयं अपने व्यवहार का नियमन करते हैं और लगातार अपने ऊपर नज़र रखते हैं, आत्म प्रेक्षण करते हैं कि हमने आज कितनी पढ़ाई करी, क्या क्या गलतियां रखी है, जो टॉपिक्स हमने डिसाइड करे थे, जितना हमें आज पढ़ना था, क्या हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो वो सारा क्या रहता है कि खुद के ऊपर नज़र रखते हैं और खुद का नियमन वहाँ पर करते हैं। आत्म प्रेक्षण इसको कहते हैं। और हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान देते हैं और इस तरह से नतीजों पर पहुँचते हैं कि मैं बीजगणित में अच्छा हूँ या फिर मैं खराब तैराक हूँ। बेंडुरा ने इस तरह के सामान्य फैसलों को स्वकुशलता आकलन कहा है। तो ये कुछ बातें बेंडुरा को लेकर के ध्यान रखनी है। इसके बाद में बेंडुरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ को लेकर के टॉपिक आता है। शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि लालन पालन में अहमियत, परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, उपचारक साधन, मूल्यांकन पद्धतियों और बच्चों की स्वकुशलता के बारे में जानकारी, व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक स्वकुशलता का बोध। तो ये शैक्षिक निहितार्थों का ध्यान रखना है। बेंडुरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत की समालोचना के बारे में कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि विलियम क्रेन नामक मनोवैज्ञानिक का मानना रहा कि बेंडुरा का वर्तमान जो समाज है, इस वर्तमान समाज में सीखने के सबसे प्रचलित प्रकार पर प्रकाश डाला और कहा कि लेकिन इस तरह का जो विस्तृत स्वमूल्यांकन है हमारी सीमाओं को निर्धारित करने लगता है। पियाजेवादियों का क्या मानना रहा कि बेंडुरा ने संज्ञानात्मक संरचनाओं के महत्व को नज़रअंदाज किया है और पियाजेवादियों का मानना रहा कि बच्चे अपेक्षाकृत नई घटनाओं को अपनी स्वतः स्फूर्त रुचियों के कारण सीखते हैं और बेंडुरा इस तरह को निराधार मानते हैं। तो ऐसी कुछ इनकी आलोचनाएं भी रही है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करनी है मान्यताओं को लेकर के। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में ज्ञानात्मक कुशलताओं का विकास शब्द भाषा संवाद के माध्यम से होता है। भाषा व संवाद मानसिक क्रियाओं को सरल बनाने और उनमें परिवर्तन करने का सबसे बड़ा उपकरण है। अपने आसपास के लोगों की मदद से सांस्कृतिक संकेतों को जानने और उनके बारे में सीखने की जो शुरुआत है ये होती है भाषा और संवाद से। भाषा के उपकरण द्वारा बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों में 2 स्तर की बौद्धिक क्रियाओं की बात करता है। 2 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक स्तर और एक उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर में क्या क्या सारे काम रहते हैं? देखना, सुनना, भूख लगना, रोना। और उच्च स्तर में कौन से काम रहते हैं? सोचना, भाषा और याद करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक की मूल जो अवधारणाएं हैं इनके बारे में कुछ बिंदु है। पहला बिंदु आता है व्यक्तिगत वार्तालाप को लेकर के। व्यक्तिगत वार्तालाप में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे खेलते समय स्वयं से जो बातचीत करते हैं, वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। आगे चल कर के यही आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है जो कि हमें सोचने में मदद करता है और हम खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, खुद से किसी टॉपिक के बारे में खुद से डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो सारा क्या रहेगा? व्यक्तिगत वार्तालाप में रहेगा, खुद से बातचीत, स्वयं से बातचीत। और इसके बाद में दूसरा बिंदु क्या कहता है कि वास्तविक विकास के स्तर के बारे में यहाँ पर बात रही। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की जो संभावनाएं हैं एक निश्चित क्षेत्र उनका रहता है और वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास स्तर का नाम दिया है इसको, और जिसमें बच्चे बिना किसी मदद के अपने आप सीखते हैं और अपने आप सीख रहा है तो उसका जो क्षेत्र है, जितने उसको जानकारी है, जितने उसके पास में सोर्सेस हैं, तो उतना ही वह जान पाएगा। तो ये क्या है? वास्तविक विकास का सिद्धांत की जो रियलिटी है किसी टॉपिक को लेकर के, किसी सब्जेक्ट विशेष को लेकर के, तो जितने उसके पास में सोर्सेस हैं वह उतना ही सीख पाएगा, जान पाएगा। तो ये बाउंड्रीज के रूप में यहाँ पर है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें ध्यान रखना है कि यह वह क्षेत्र है जहाँ पर यथार्थ में सीखना होता है, अर्थात यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्य को जिसमें क्षमता के अनुरूप न हो फिर भी वे अन्य वयस्कों की मदद से कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें समीपस्थ विकास, जिसमें उनको कोई मदद कर रहा है, अपना नज़दीकी अन्य जो वयस्क है वो उनकी मदद कर रहा है, उनकी क्षमता के थोड़ा सा ज़्यादा है बट फिर भी उनसे मदद होकर के वो काम को कर पा रहे हैं। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र हो गया है। सहारा लगाना, अगला बिंदु है सहारा लगाना। बच्चे जब कुछ नया सीख रहे हैं तो शुरू में उन्हें उनसे ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या फिर मदद की ज़रूरत पड़ती है। वाइगोत्स्की ने सहारे को स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। पहले बचपन में परिवार, माता पिता, इन सब की उसको ज़रूरत पड़ती है और उनके सहारे से वह
ठीक प्रकार से अपना जीवन को व्यवस्थित करना, शरीर पर पूरा नियंत्रण, बोली भाषा उसको सीख लेनी, और फिर विद्यालय में जाकर के शिक्षकों की मदद से वह भाषा पर पकड़ बनाता है, अलग अलग जगह पर व्यवस्थित तरीके से सीखता है, समाज से सीखता है। तो वो क्या है, सारी चीज़ें, इसके फोल्डिंग नाम दिया गया है सहारा लेकर के सीखना। और अगला बिंदु है भाषा और विचार के बारे में। बच्चे समाज में रह करके ही अपने विचारों को शब्द दे पाते हैं और उनकी भाषा का विकास होता है। बच्चे भाषा का उपयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित व नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो ये बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है, नियोजित, निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए बच्चे भाषा और अपने विचारों का उपयोग करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं, इसको लेकर के अपना अगला बिंदु, इसमें कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। कक्ष वातावरण में सहगामी जो अधिगम है बालक के विकास में सहायक रहता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला बिंदु। तो दूसरा बिंदु क्या है, सामाजिक सक्रिय भूमिका अधिगम के लिए प्रेरक है, सीखने के लिए प्रेरक है। बालक की भाषा का विकास किया जाए और वह विचारधारा पर आधारित हो। बालक के विकास का पता उसके गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण पर निर्भर करे। ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। अधिगम माध्यम आधारित है जिसमें समाज व व्यक्ति समाहित है। ऐसा कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक आता है जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत रहा है उसकी आलोचना को लेकर के। वाइगोत्स्की ने उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में चित्रों, नक्शों आदि प्रतीकों को महत्व तो दिया है, परंतु भाषा की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया है। एक बात और, वाइगोत्स्की ने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो खूब महत्व दिया है, परंतु जैविकता के योगदान को नज़रअंदाज किया है। ना ही वे ये स्पष्ट कर पाए कि किस तरह से बच्चे अपने सामाजिक अनुभवों को आत्मसात करते हैं और जिससे कि उनकी मानसिक कार्यकुशलता बढ़ती है और वह ठीक प्रकार से सीख पाता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो इनकी आलोचनाओं को लेकर के है। इस प्रकार से जो आपका 5वां यूनिट है जिसमें हमने बात करी सीखने को लेकर के और समाज के बीच संबंध को लेकर के, और एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत जिसमें किस बारे में बात रही, सामाजिक परिवेश में नकल करके सीखते हैं, तो उस बारे में यहाँ पर बात रही, अनुकरण करके सोचने की जो प्रक्रियाएं हैं वो। और इसमें यहाँ पर बात रहा प्रेक्षण आधारित से सीखना, प्रेक्षण करके, और जिसमें क्या रहता है, ध्यान देना, याद रखना, क्रियात्मक पुनरुत्पादन, पुनर्बलन और मोटिवेशन जो आपको मिलता है तो वो। और बेंडूरा का जो सामाजिक अध्ययन रहा है उसमें गुस्सा, परोपकारी व्यवहार, संकट में आदान प्रदान, आचरण में उपदेश, स्वयं जो नियमन की अवधारणा है, ये सारी चीज़ें रही। स्वकुशलता आकलन रहा। बेंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में लालन पालन में अहमियत रहा। परोपकारी व्यवहार का मॉडल का प्रभाव पड़ा। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव पड़ा। उपचारक साधन रहे, मूल्यांकन पद्धतियों और बच्चों की स्वकुशलता रही। व्यक्तिगत स्वकुशलता और व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक जो स्वकुशलता है इनका बोध कराया गया। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रही। और बेंडूरा और वाइगोत्स्की के बारे में बात रही। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं इसके मूल उदाहरणों के बारे में बात रही। व्यक्तिगत वार्तालाप, वास्तविक विकास का स्तर, समीपस्थ विकास का स्तर, सहारा लगाना, भाषा और विचार, इनके बारे में बातचीत रही। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं इनके शैक्षिक निहितार्थ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो कोलैबोरेशन लर्निंग होता है। सहगामी अधिगम साथ साथ बालक के विकास में ये सहायक है। सामाजिक सक्रिय भूमिका अधिगम के लिए प्रेरक है। बालक की भाषा का विकास किया जाए तो वह विचारधारा पर आधारित है। बालक के विकास का पता उसके गुणवत्तापूर्ण जो रूपांतरण, उसका जो गुणवत्तापूर्ण व्यवहार है उसके आधार पर है। ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। अधिगम जो माध्यम आधारित है जिसमें समाज और व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर रही। और लास्ट में यहाँ पर वाइगोत्स्की के द्वारा जो समालोचना दी गई है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, उस बारे में बातचीत रही है। तो ये छोटा सा यूनिट जिसके कुछ जो चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। आपके पास समय रहता है तो उसके अलावा भी और चीज़ें आप सीरीज से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, बट जो बात रहती है कि कम से कम चीज़ें कवर अप जो करने की बात आती है तो इन चीज़ों को आप जरूर से कवर अप करें, आपकी परीक्षा तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगी। छठे यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा यूनिट है भाषा और सोच को लेकर के। 10 नंबर का यूनिट रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर संप्रेषण कम्युनिकेशन को लेकर के भी अलग अलग टॉपिक रहेंगे, तो एक डिटेल डिस्कशन रहने वाला है बच्चे और उसकी भाषा को लेकर के और उसकी जो सोच रहती है इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेगा। जीवन के प्रारंभ से ही बच्चा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए आयु के अनुसार संकेत भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जन्म के तीसरे सप्ताह में रोकर के भूख लगना, पीड़ा होना व्यक्त करता है। 3 से 8 माह की आयु में बच्चा दादा, मामा ऐसा बोलना सीखने लगता है। आयु में वृद्धि के साथ ही भाषा में भी परिपक्वता आती जाती है और शब्द भंडार में भी वृद्धि होती जाती है। ये सब चीज़ें हम पहले से समझते हैं, जानते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चा 1 से 2 शब्दों के आगे की वाक्य रचना में काफ़ी सुधार कर लेता है। और इसके बाद में बच्चा पाठशाला में
जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है और बातचीत में और सीखने में भाषा का उचित प्रयोग करने लगता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख जाता है चीज़ों को। जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन बच्चा करता है, उसकी अवधारणा कैसी है, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों या फिर भावों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो क्या है, संप्रेषण कहलाता है। पत्र, पुस्तक, ईमेल आदि द्वारा सूचनाएं या विचार प्रेषित करना भी एक प्रकार का संप्रेषण है। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है। यहाँ विचार, सूचना या फिर संदेश भेजने का कार्य एक पक्षीय न होकर के बहुपक्षीय बन जाता है। जैसे अपने नोट्स आपके एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं, तो ये एक तरीके से संप्रेषण हो गया कि आप तक सूचनाएं पहुंच रही है, जरूरी जानकारियां पहुंच रही है और आप उसका सही मायने में उपयोग कर पा रहे हैं। तो और अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं संप्रेषण के प्रकारों को लेकर के। अब यहाँ पर प्रकारों में ध्यान रखना है, एक तो संप्रेषण माध्यम के आधार पर है और एक संप्रेषण पक्षों के आधार पर है। माध्यम के जो आधार हैं इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण है। शाब्दिक में क्या है कि मौखिक बोल करके या फिर दृश्य देख करके या फिर लिखित रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है संप्रेषण, तो वो रहेगा। अशाब्दिक में मुख मुद्राओं से, जो सांकेतिक आंखों की भाषा से, शारीरिक भाषा से, ध्वनि संकेतों से और संकेतात्मक कूट भाषा से, तो कुल मिलाकर के संकेतों के माध्यम से जो रहेगा वो रहेगा अशाब्दिक। दूसरी ओर जो संप्रेषण पक्ष है, इनके आधार पर दो व्यक्तियों में, लघु समूह में, दीर्घ समूह में, एक संगठन में और एक जन संप्रेषण पूरा ऐसा भीड़ भाड़, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी संप्रेषण के जो पक्ष हैं इनके आधार पर। तो दो प्रकार के संप्रेषण जिनकी डिटेलिंग आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम कुछ बातें और करते हैं संप्रेषण के बारे में जो कि आपको ध्यान रखना है। बच्चों में अवस्था के अनुसार संप्रेषण किस प्रकार का रहता है। सबसे पहले बात करते हैं शेषवावस्था को लेकर की। 1 साल से छोटे बच्चे अपनी जो आवश्यकताएं हैं ये व्यक्त करने के लिए ध्वनि निकालते हैं, जैसे माँ या फिर देखभाल करने वाला समझ जाए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। सामान्यतः इस अवस्था में शाब्दिक संप्रेषण प्रारंभ हो जाता है। शाब्दिक संप्रेषण में अधिक हाथों के संकेत, शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के हाव भाव संप्रेषण के माध्यम होते हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि बच्चा रो कर के या फिर दादा, मामा ऐसा करके अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तो ये शेषवावस्था में रहेगा। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से बड़े बच्चों में शब्द भंडार तेजी से बढ़ने लगता है और मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसा घर में बड़े बोलते हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। बच्चे लंबे वाक्य बोलने लगते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। घटनाओं के छोटे छोटे वर्णन कर सकते हैं। इस अवस्था में ज़्यादातर संप्रेषण आत्म केंद्रित होता है। बच्चे खुद के बारे में या खुद के साथ में हुई घटनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं और खुद के बारे में वो ज़्यादा बोलते हैं। तो ये पूर्व बाल्यावस्था में रहेगा। बाल्यावस्था 5 वर्ष की आयु के बाद में बच्चों का संप्रेषण कौशल और भी तीव्र हो जाता है और वे बालक वाक्य की संरचना में स्वतः ही परिचित हो जाते हैं और उसका उचित उपयोग करने भी शुरू कर देते हैं। इस आयु तक बच्चे सामान्यतः विद्यालय जाने लगते हैं और लिखना पढ़ना भी सीखने लगते हैं। तो ये बाल्यावस्था के बारे में कुछ बातें हैं और इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ हैं। भाषाई विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य भी यहाँ पर ध्यान रखना है। भाषाई विकास के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, पहला बिंदु है व्यवहारवादी स्किनर। व्यवहारवादी स्किनर के बारे में कुछ बिंदु यहाँ आपको ध्यान रखना है। व्यवहारवादी स्किनर मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है: उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। किसी भी क्रिया को सीखने में उद्दीपन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्किनर ने इन तीनों तत्वों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले और भाषा के संबंध में बच्चों का भी यही नियम लागू किया है। ये कुछ बातें यहाँ पर व्यवहारवादी स्किनर के बारे में ध्यान रखनी है। दूसरा बिंदु आता है संज्ञानवादी वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और पियाजे के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की का मानना क्या रहा है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अंत्यवैयक्तिक सामाजिक जो परिस्थिति है इसमें संपन्न होता है, जैसा कि हम पीछे एक यूनिट में बात कर चुके हैं। वाइगोत्स्की इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको कहते हैं, जिसमें बच्चा कुशल सहयोगियों की मदद से कठिन कार्यों को भी कर लेता है। तो जो सहयोगी इसकी अगर मदद करते हैं तो वह कठिन कार्य भी उसके लिए आसान बन जाता है। तो ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। 5वीं यूनिट में हमने इसके बारे में पढ़ा है। आगे हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की के बारे में देखिए इनका क्या विश्वास रहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, उसी के सहारे वे नए नए वाक्य बनाते हैं और भाषाई अर्जन क्षमता उनमें आती है। बच्चों की भाषाई अर्जन क्षमता द्वारा सीमित वाक्य को सुनकर के बच्चा असीमित वाक्यों को बोलना ही सीखने की क्षमता विकसित करता है, और नोम चॉम्स्की ने ऐसा कुछ कहा। और पियाजे ने क्या कहा इस बारे में?
तो पियाजे का कहना रहा कि भाषा विकास जन्मजात नहीं मानी पियाजे ने कहा कि भाषा विकास का स्रोत है। पियाजे सीखने में 2 क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानते थे, एक तो समायोजन और एक आत्मसात करके। बच्चा वातावरण से अपना समायोजन स्थापित करता है और तदुपरांत उससे अपने ज्ञान को आत्मसात करता है और जो पुराने ज्ञान है उनमें परिमार्जन करके अपने ज्ञान में डेवलपमेंट करता है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। भाषा और सोच में संबंध को लेकर के अपना अगला टॉपिक आता है। तो यहाँ पर बात रहती है कि सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है पर आवश्यक नहीं है। हम सामान्यतः उसी भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है, मातृभाषा में ही ज़्यादा हम सोचते हैं। भाषा व सोच दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये कुछ बातें यहाँ हैं। और भाषा विकास में परिपक्वता के महत्व को लेकर के अगला टॉपिक अपना है, जिसमें पहला बिंदु आता है शारीरिक परिपक्वता को लेकर के। तो यहाँ ध्यान रखना है कि बच्चे की भाषा विकास के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व होना बच्चे का आवश्यक है। यही कारण है कि बच्चा जन्म के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। यदि वाक्य स्वस्थ नहीं है तो फिर भाषा विकास सामान्यतः नहीं होगा। 3 वर्ष तक बालक भाषा बोलना सीख जाता है, तो शारीरिक परिपक्वता आ गई। इसके बाद में मानसिक परिपक्वता के बच्चे का जो विकास बुद्धि के स्तर के साथ में चलता है। सामान्यतः बच्चे की तुलना में तीव्र बुद्धि बच्चे कम से कम 4 माह पहले बोलना शुरू कर देते हैं। मंदबुद्धि बच्चे बोलने के विषय में सामान्य बच्चों से 3 वर्ष तक पिछड़ जाता है। तो ये मानसिक परिपक्वता को लेकर के। सामाजिक और सांस्कृतिक परिपक्वता, बच्चे अपने परिवार सांस्कृतिक परिवेश से अपनी क्षेत्रीय भाषा को जल्दी सीखते हैं और वे विद्यालय जाते हैं और तब वे हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषा सीखते हैं। तो सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो परिपक्वता है अपनी उनके परिप्रेक्ष्य में, तो वो भी काफ़ी प्रभावित करती है बच्चे के बचपन में जो सीखने वाली जो स्पीड है उसको प्रभावित करती है। बहुभाषिकता के बारे में अपना अगला टॉपिक है। बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर अपन एक लाइन में कहना चाहें तो आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर और वहाँ पर आपकी क्लास में 10 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं राजस्थानी बोलने वाले, 2 बच्चे हैं पंजाबी बोलने वाले, 2 बच्चे हैं तमिल बोलने वाले और 2 बच्चे इंग्लिश बोलने वाले, ऐसे। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि जो 10 बच्चे हैं वो 4-5 अलग अलग बोली भाषाओं के हैं। तो ऐसे में आप उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनको सिखाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है बहुभाषिकता में रहती है। इस चीज़ को लेकर के हम पहले भी पढ़ चुके हैं अलग अलग पेपर्स में, और आप इसके बारे में बेसिक जानकारी रखते हैं कि बहुभाषिकता से सीधा तात्पर्य ये है कि शिक्षक में उतनी मैच्योरिटी, उतनी परिपक्वता और शिक्षक का उन अलग अलग विषयों के प्रति जानकारी होने आवश्यक है। सभी भाषाओं के प्रति शिक्षक का सम्मानीय होना आवश्यक है। सभी भाषाओं का सम्मान करे और कोशिश करे बच्चे को उसी की भाषा में समझाने का, और अगर नहीं आ रही है शिक्षक को वो भाषा तो वह शिक्षक उसको सीख करके और फिर बच्चे को बताए, और कोशिश करे कि घर जैसा माहौल ही वहाँ पर विद्यालय में रखा जाए ताकि बच्चे रिलेट कर पाएँ शिक्षक को अपने साथ में और अच्छे प्रकार से अध्ययन कर सकें। और वो जो एक सिस्टम बनता है कि विद्यालय रेगुलर आना, छोटे बच्चे कंसिडर करें, तो वो चीज़ें बहुभाषिकता में रहती है। जब भी किसी के संप्रेषण करते हैं तो उससे हम जितनी भी भाषाएं जानते हैं हम उनके शब्दों का प्रयोग होता है, तो वह क्या है, बहुभाषिकता है। यदि हमें बहुभाषिकता बोलने में छूट दी जाती है तो हम सहज महसूस करते हैं, और यदि एक ही भाषा बोलने के लिए कहें तो असहज महसूस करते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो अलग अलग वीडियोज़ के अभी 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर हिंदी में हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी अब एक कंफर्टेबल हो गया है हिंदी में। बट पहले मेरी जो लोकल लैंग्वेज है ढूंढाड़ी भाषा जयपुर की इधर, तो वो उसमें कंफर्टेबल ज़्यादा रहते थे। बट अभी यहाँ पर हिंदी में भी सहज महसूस करने लगे हैं। बट शुरुआती दिनों में असहज महसूस होता था, हिंदी बोलना भी एक लगता था कि यार इंग्लिश बोलने बराबर ही लग जाता था। तो वो चीज़ें हैं कि असहज महसूस करते हैं अगर अपने को अलग कोई भाषा बोलने को कहा जाए। अतः भाषा विविधता न तो कोई समस्या है और न ही कोई पिछड़ेपन का प्रतीक, बल्कि यह भारतीय समाज के लिए वरदान है अलग अलग भाषाएँ होना। जैसे हमारी ढूंढाड़ी भाषा में बोलते हैं, भाइयों वीडियो ने लाइक शेयर ज़रूर करवा करो, चैनल ने सब्सक्राइब तो कर मेला चुनते, और थाका दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दे करो। तो इस प्रकार से ये रहती है ढूंढाड़ी भाषा। आपकी लैंग्वेज की भी कुछ लाइन्स आप कमेंट्स में बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर अगला टॉपिक अपना आता है बालक के भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका को लेकर के। शिक्षक क्षेत्र की जो भाषाएं हैं इनसे परिचित हो और उनके प्रति उनकी अभिव्यक्ति में सकारात्मकता हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुभाषिकता अगर बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें शिक्षक का उस भाषा के प्रति जानकारी होनी चाहिए, परिचितता होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति उसमें जो सम्मानीय अभिव्यक्ति है तो वो होनी चाहिए, और सकारात्मक सारे विचार होने चाहिए।
अगर शिक्षक का भाषा ज्ञान और भाषा पर अधिकार अच्छा है तो वह बच्चों को उचित और प्रभावी शिक्षण करा सकेगा। शिक्षक से अपेक्षित क्या रहता है, शिक्षक से उम्मीद क्या रहती है कि वह बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा और उनकी झिझक दूर करने में भी मदद करेगा, उनके डाउट्स को दूर करेगा। जिस प्रकार से मैं आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करता हूँ, तो वैसे ही शिक्षक भी क्या करता है, डाउट्स को दूर करने में मदद करता है। शिक्षक को उस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी रखना भी आवश्यक है, ताकि वह उनकी जो भाषा है उनको अच्छे से समझ सके और अच्छे से उनके डाउट्स को दूर कर सके और एक जो रिलेटेबल है सारी चीज़ें वो बन सके। शिक्षक को कक्षा में बहुभाषिकता के अनुरूप वातावरण निर्माण करना चाहिए और अच्छे प्रकार से जिस भाषा में बच्चे कंफर्टेबल हैं पढ़ने में, तो उसी में उनको समझाना चाहिए। अब आप तो बड़े हो गए हैं, तो ऐसे में हम लोकल लैंग्वेजेस में बात नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चों के ऊपर अपना सारा सिलेबस टिका हुआ है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है उस बारे में ही सारा सिलेबस है। तो उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को, अगर बहुभाषी का बच्चा है और अपने को उस भाषा की जानकारी नहीं है, तो उसे हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस भाषा के प्रति परिचित होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो परिचित होने से पहले भी क्या बात जरूरी है कि हमें उनकी भाषा के प्रति सकारात्मक, उनके विचारों को सम्मान देना है। उनकी जो मातृभाषा है उनमें ही अगर उनको पढ़ाना कंसिडर करेंगे तो एक अच्छा वहाँ पर रहेगा और वो रिलेटेबल सारी चीज़ें रहेंगी। बच्चे रेगुलर विद्यालय आएंगे और अच्छे प्रकार से सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस 6th यूनिट में ध्यान रखनी है। इनके अलावा भी काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट जो एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है, तो ऐसे में इन टॉपिक्स को आप जरूर से कंसिडर करिएगा। एक दो बार आप इस क्लास को और रिवाइज कर लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे 1.5x पे, जैसे भी आप सूटेबल हो। एक बार तो आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आराम से समझते हुए टॉपिक्स को देखते चलिए और फिर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5x पे या 2x पे आप इसको एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे प्रकार से तैयारी हो जाने वाली है। मस्त रहिए। यहाँ पर जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक यूनिट को लेकर के, तो वो इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। 8 यूनिट है टोटल यहाँ पर और 6 यूनिट हम यहाँ पर कम समय में ही कंप्लीट हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 7वें यूनिट की ओर। 7वां अपना यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर के। 7वां यूनिट 7 नंबर का यूनिट है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की बात करेंगे। विशेष आवश्यकता से तात्पर्य समझना है जिनकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है या देखने की शक्ति कमज़ोर है। तो ऐसे जो डिसेबिलिटी पर्सन हैं, तो उन बच्चों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उनकी पढ़ाई में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्या है। पहला बिंदु तो अपना यही है कि हम विशेष जो आवश्यकता अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उससे हमें अर्थ क्या समझना है। कक्षा कक्ष एवं विद्यालय में ऐसे बच्चे जिनकी ज़रूरतें विशेष प्रकार की होती है। कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हों, कुछ की श्रवण शक्ति कमज़ोर हो, कुछ की बुद्धि कमज़ोर हो, कुछ बच्चों के उच्चारण सही नहीं हो, कुछ को साफ दिखाई न देता हो। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक और मानसिक बुद्धि की दृष्टि से अपूर्णता या फिर असमर्थता अगर किसी बच्चे में है और किसी भी रूप में सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से उसे रोकती है या फिर उसे सीमित करती हो, तो वह विशेष आवश्यकता उसकी कहलाती है। तो ये विशेष आवश्यकता आपको ध्यान रखनी है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के बारे में, तो विशेष जो क्षमताएं हैं इनकी पहचान के लिए हम विभिन्न चेकलिस्ट की सहायता ले सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उनकी आवश्यकता का निर्धारण कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की पहचान, उनकी विशेषताएं और शिक्षक अधिगम जो प्रक्रिया है संदर्भित होना आवश्यक है, ताकि हम उनका ठीक प्रकार से अध्ययन उनको करवा सके, पढ़ाई उनकी अच्छे प्रकार से हो सके और भावी जीवन में भी उनका ठीक मार्गदर्शन कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनकी रियलिटी पता हो कि इनको कहाँ पर दिक्कतें आ रही है अध्ययन में। तो वो चीज़ें हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में उनकी आवश्यकताओं के सापेक्ष ही सृजित करें, ताकि विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। तो उनकी जो आवश्यकता है, जो उनको कठिनाइयाँ आ रही है, उनके अनुसार ही उनका समाधान करना चाहिए और उसी के अनुसार उनका अध्ययन जो व्यवस्था है वो सारी करनी चाहिए। क्षति या अपंगता एवं अक्षमता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अभिभावकों की क्या धारणा रहती है, उनके घर वालों की क्या धारणा रहती है कि यह सब भगवान की मर्जी है, भगवान ने ही इसको अपंग बनाया है, भगवान ने ही इसके जो शरीर में अक्षमताएं दी है, तो वे अक्षमता के कारण को जाने बिना ही, उनको दूर किए बिना ही उनको ईश्वर का किया हुआ मान लेते हैं, उनके समाधान की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि वह ऐसे बच्चों के सम्मेलन हेतु समुदाय को जागरूक करे और उनके साथ में बात करके अनवरत करवाएं कि विशेष क्षमता वाले बच्चों में
किसी न किसी प्रकार की विशेष योग्यता भी पाई जाती है और उसके अनुसार ही उसको अध्ययन करवाएं तो वह अपने भावी जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। और सरकार को भी इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। ऐसे में समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ने का प्रयास किया है और सभी नौकरियों में इनके लिए विशेष जो स्थान है वो भी आरक्षित किया है। अलग अलग भर्तियों में अलग अलग छात्रवृत्ति वगैरह को लेकर के या उनको और भी कुछ सुविधाएं देनी है तो वहाँ पर इनको सुविधाएं दी जाती हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग बिना सोचे समझे ही कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों को मूर्ख, पागल, मूढ़, मंदबुद्धि नाम दे देते हैं। उनके अलावा अपंगों के प्रति अंधविश्वास एवं डर की भी आम प्रतिक्रिया है। ऐसे दृष्टिकोण के कारण वे शिक्षा, प्रेम, सुरक्षा, लोगों से अंतःक्रिया से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने बीएसटीसी में भी कुछ विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट हैं। अभी पिछले महीने जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम हुई है उस दौरान एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जिसको दिखाई बिल्कुल नहीं देता है और वो रेगुलरली अपनी क्लासेस जो वीडियोज जो मैं बना रहा हूँ तो उनको सुन करके चीज़ें समझने की कोशिश करता है और फिर वह एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाता है। उसके पता नहीं कोई दोस्त है या फिर अंकल कोई उनकी एग्ज़ाम लिखते हैं तो वह उनको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर पाता है कि अब इसका आंसर ये लिखो वो लिखो। तो वह उसका एग्ज़ाम जो है अपने वीडियो से काफ़ी ठीक रहा है। सुन करके ही वह उतना अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्टूडेंट भी अपने यहाँ पर भी है और अलग अलग जो डिपार्टमेंट जो है अलग अलग कोर्सेज तो उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनका हमें मजाक नहीं बनाना है और इनका जितना हो सके हमें सहयोग करना है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा को लेकर के बात करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, समावेशी शिक्षा की धारणा को लेकर के। समावेशित जो शिक्षा है इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों के तालमेल बनाए रखने की महत्वपूर्ण ये स्थान रहता है। समावेशित शिक्षा वास्तव में विशेष क्षमता वाले बच्चों को शिक्षा का उपयुक्त वातावरण देता है जिसमें उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है इस तरह से आसान बनाया जाता है कि जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया सामान्य बच्चों की गति से हो सके। विशेष क्षमता वाले जो उनके विकास में बाधा नहीं बन सके और उनको इजीली ठीक प्रकार से सारी चीज़ें सिखा सके तो वो समावेशी शिक्षा ठीक प्रकार से काम करती है। एक अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आता है जो रीट प्री में आपने पढ़ा है, मेंस की तैयारी के दौरान भी आप पढ़ रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या प्रावधान निहित है तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार समावेशित शिक्षा व्यवस्था में एक समान पाठ्यक्रम, एक सी पाठ्य पुस्तकें और एक ही शिक्षक यहाँ पर रहता है, सही शिक्षक रहता है जो विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करता है जिससे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और विशेष क्षमता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन की चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं और उनका समाधान किस प्रकार से करा जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में किसी एक अधिक प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे की विशेष आवश्यकता के कारण उनकी कठिनाइयाँ भी विविधता लिए हुई होती है। डिफरेंट रहते ही अलग अलग कठिनाइयाँ अलग अलग बच्चों की, तो समस्याएं भी उनकी शिक्षा में बाधा न बने उसके लिए उनकी ज़रूरतों पर हमें ध्यान देना है और उनकी कठिनाइयों का निवारण करना आवश्यक है। उसके लिए 3 चरण हैं। एक तो है विशेष आवश्यकता का प्रकार अपने को पता करना है, उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है तो उन समस्याओं का पता करना है और फिर उनका जितना हो सके उतना उचित तौर पर निवारण करने की कोशिश करनी है। तो ये 3 बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। बच्चों को निम्न समस्याएं हो सकती है। कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? दृष्टि संबंधित, सुनने संबंधित, श्रवण संबंधित, अस्थि संबंधित विकार, चलने जो हाथ पैर में कोई दिक्कत, उनके अस्थि संबंधित विकार हो सकता है। मानसिक संबंधित हो सकता है कि परिपक्वता में दिक्कत हो। सीखने संबंधित समस्या आ सकती है कि वह 4-5 बार बताए जाने पर भी ठीक से ना सीख पा रहे हों या उतना नहीं सीख पा रहे हों जितना क्लास के बाकी स्टूडेंट सीख पा रहे हों। तो ऐसे कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की समस्या का उपयुक्त तरीके से निवारण करें और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करें, जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ शिक्षक चिकित्सकीय परामर्श भी समय समय पर लेते रहें और अभिभावकों को उनकी स्थिति से अवगत करवा करके उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकता है। और जितना हो सके शिक्षक को मदद ऐसे करनी चाहिए कि अगर वो इलाज उनको कुछ बता सके तो उस बारे में मदद करनी चाहिए। डॉक्टर का जो परामर्श उनसे चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह वो सारे ट्रैक करते रहना चाहिए। जो पोर्टफोलियो रिपोर्ट बनती है स्टूडेंट की तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट होती रहे टाइम टू टाइम और जितना हो सके शिक्षक उनको अच्छे प्रकार से उचित शिक्षा देने का प्रयास करें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। यहाँ पर देखिए वर्ष 1995 भारत सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए अधिनियम
PWD 1995 पारित किया, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और उनके जो अधिकार हैं इनके संरक्षण की प्राथमिकता दी गई और उनके आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पुनर्वासित करने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण करने के लिए अवधारणा प्रतिपादित करी गई। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर 1995 में PWD 1995 में भी ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, और इस बारे में हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं और कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है कि शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने की गति और सामर्थ्य का ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं की जो गति सामर्थ्य है इनको ध्यान रख करके निर्धारण करना चाहिए। बच्चों को हीन भावना से दूर रखना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। समाज में जागरूकता फैला करके समाज से जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और शिक्षक को अपना व्यवहार जो है कोमल रखना चाहिए और सभी के साथ में एक सा व्यवहार ही रखना चाहिए। ये बातें हैं कि भेदभाव ना करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है, शिक्षकों की भूमिका और अभिभावकों की भूमिका, दो टॉपिक भी इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं दोनों। अभिभावकों का क्या दायित्व रहता है कि वह अपने विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चा है उनका सामान्य बच्चों में भेदभाव उनके ना करें और उनके लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता है जिससे कि वह अपना काम ठीक से कर सके, जैसे कोई अस्थि संबंधित विकार है, चलने जो हाथ पैर में कोई दिक्कत समस्या है, तो उनको वह व्हील चेयर वगैरह या वो जो है एक वो जो आर्टिफिशियल हैंड होता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आप उनको दिलवा सकते हैं ताकि वे ठीक से अपना सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर सके और उपकरण उनको दिलवाने चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं इनकी जानकारी भी जुटा करके उनको शिक्षा दिलवाई जानी चाहिए। जैसे निःशुल्क शिक्षा तो सबके लिए है ही, साथ में ही उनको जो व्हील चेयर फ्री मिलती है और अब आजकल तो स्कूटी मिलने लगी है, तो ऐसी जो योजनाएं हैं इनके बारे में भी आप उनको अवगत करवाएं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस 7वें यूनिट में ध्यान में रखनी है। अपने फर्स्ट पेपर का अंतिम यूनिट है 8वां यूनिट, खेल क्या है। खेलों के बारे में कुछ बातें रहेंगी, बच्चे के लिए खेल कितने महत्वपूर्ण हैं। 6 नंबर का यूनिट रहने वाला है। कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये यूनिट बेस्ड है, जो कि आप इजीली समझ जाएंगे। खेल की समझ, कुछ सिद्धांत और उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो खेल स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होते हैं। खेल एक स्वाभाविक और आत्म प्रेरित प्रक्रिया है जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। खेल पर बने सिद्धांत बच्चों के खेल को समझने में मदद करते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार खेल बच्चे को उनके परिवेश में विभिन्न सामग्रियों से अंतःक्रिया करने को भरपूर अवसर देते हैं, जिससे बच्चे की अपने संसार के बारे में ज्ञान निर्मित हो पाता है और इस तरह से खेल बच्चे के लिए संज्ञानात्मक विकास में प्राथमिक संदर्भ प्रदान करता है। इसी प्रकार लेव वाइगोत्स्की ने भी अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चे के विकास के संदर्भ में खेलों की भूमिका का वर्णन किया है। उनके अनुसार समाज और संस्कृति का बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों के बारे में भी कुछ विचार ध्यान रखने हैं। खेलों के बारे में, खेलों की विशेषताओं के बारे में अगला टॉपिक आता है। तो खेल क्या है, स्वप्रेरित और स्वनिर्देशित होता है। खेल की प्रक्रिया ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, न ही परिणाम। प्रक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अपना शरीर व्यायाम वहाँ पर हो जाता है और स्वप्रेरित रहता है, तो खुद को एक मोटिवेशन मिलता है, जीतने की ललक वहाँ पर रहती है। स्वनिर्देशित रहती है कि नियम वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। खेलों का मतलब है कि एक तो औपचारिक खेल है, एक अनौपचारिक खेल है। तो ऐसे में अनौपचारिक जो खेल रहते हैं उनमें कोई नियम कानून नहीं रहता है। अब हम अपनी सुविधा अनुसार खेलों के नियम बना लेते हैं। खेल के मानसिक नियम होते हैं, खेल कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं, खेल आनंददायी होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी है। वयस्क प्राय ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो उस क्रिया के बारे में गंभीर नहीं होते हैं। यह धारणा सही नहीं है कि बच्चे अपने खेल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आनंददायी तरीके से खेलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। खेल के प्रकारों को लेकर के बात करते हैं। तो खेल के विभिन्न प्रकार हैं। एक तो स्थान के आधार पर प्रकार है, एक स्वतंत्रता के आधार पर प्रकार है। स्थान के आधार पर है बाहरी और भीतरी। बाहरी मतलब ग्राउंड में, खेल मैदान में जाकर खेल रहे हैं। भीतरी मतलब घर में ही खेल रहे हैं। स्वतंत्रता के आधार पर संरचित खेल, शारीरिक खेल, भाषाई खेल, नाटकीय खेल, नियम खेल आदि। अब यहाँ पर इनके बारे में कुछ बातें और हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। शारीरिक खेल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर स्थूल क्रियात्मक खेल और सूक्ष्म क्रियात्मक खेल। स्थूल क्रियात्मक खेल तो क्या है कि ये स्फूर्ति भरे होते हैं जिसमें पूरे शरीर का उपयोग होता है, स्थूल। और सूक्ष्म में खेल एकांत में खेले जाते हैं, इससे बच्चे में एकाग्रता बढ़ती है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो गया है।
जैसे सूक्ष्मता को लेकर के बात हो रही है तो ऑनलाइन गेमिंग का आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चा अकेला खेलता है और एकाग्रचित रह करके पूरा फोकस दे करके गेम खेलता है, तो सूक्ष्म क्रियात्मक खेल एक ये हो सकता है। बच्चों के साथ खेल तो वस्तुओं को बच्चे अपनी कल्पना से भिन्न तरह से उपयोग करते हैं और उनके कुछ कहानी नाटक भी बना लेते हैं। खेलते समय वे अपने आप से बातचीत भी करते हैं, तो वस्तुओं के साथ में खेल लेते हैं। प्रतीकात्मक खेल मानव जीवन में कई तरह के प्रतीकों का उपयोग करते हैं, भाषा बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, संगीत में, चित्र बनाने में। तो प्रतीकात्मक और भाषाई खेलों में बच्चे ध्वनियों व शब्दों से खेलते हैं, वे नए नए शब्द बनाते हैं और उन्हें दोहराते हैं। चित्र बनाना खेल के द्वारा वे अपने आप को व्यक्त करते हैं, जिनसे कि वे चित्र, तस्वीर, रेखा चित्र व नक्शे समझने में उनको मदद मिलती है। संगीत में भी बच्चे के गाने, नाचने में उनको मजा आता है, तो इस तरह से खेल उनको आनंद देते हैं। अगला खेल है स्वांग रचना, काल्पनिक खेल, नाटकीय खेल। तो इस प्रकार के खेल में बच्चे अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग करते हैं, अलग अलग भूमिकाओं, व्यवसाय और व्यवहारों की नकल करते हैं। भाषा में हो रहे विकास से बच्चों की सोच भी मूर्त और अमूर्त की ओर बदलती रहती है। इस दौरान उनकी साक्षरता, संख्यात्मक कौशल, इनका विकास होता है और ये नज़र आता है। नाटक में वे अपने कौशलों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता है। और जो नियम वाले खेल रहते हैं उनमें बच्चा अपनी दुनिया को समझने में बड़ा आनंद आता है, इस कारण वे नियमों में रुचि लेते हैं और खेल के अपने नियम भी बना लेते हैं, जिसमें शारीरिक खेल शामिल है और बौद्धिक खेल शामिल है। शारीरिक खेलों में तो पकड़म पकड़ाई, छिपन छिपाई और पोशंपा, सितोलिया आदि खेल आते हैं। बौद्धिक खेल में अष्टचंगा, पचीसी, ताश के पत्ते आदि खेल आते हैं। इन खेलों से भाषाई विकास होता है बच्चे का, क्योंकि उसमें बच्चे को नियम को समझना पड़ता है, उन पर सवाल उठाना होता है कि नहीं मैं तो आउट नहीं हुआ, वो कहेगा मैं आउट हो गया, एक एम्पायर अलग ही निर्णय लेगा। तो ऐसी जो उनमें चर्चा रहेगी नियमों को लेकर के, नियमों को समझेंगे और फिर एक एक्सपर्ट बंदा आकर के उनका डिसीजन लेगा कि कौन आउट हुआ है या नहीं हुआ है, बॉल जो है वो वाइड रही है या क्या रही है, तो वो सारा डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। विभिन्न संदर्भों पर खेलों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बात करते हैं। तो पहला बिंदु है आयु के अनुसार खेलों की प्रकृति। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चों की खेलने की पसंद भी बदल जाती है। 3 माह के बच्चे के लिए हाथ पैर हिलाना ही उसके लिए खेल रहता है। 0 से 3 माह के जो बच्चा रहता है तो उसके लिए हाथ पैर हिलाना ही उसके लिए खेल है। 8 माह से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए चीज़ों को सरकाना, पकड़ना, फेंकना, पुनः लेकर के आना, गाड़ियों को धक्का देना आदि उनके लिए खेल रहता है। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे मिट्टी, पानी, पत्थर से खेलते हैं। विद्यालय में प्रवेश के पश्चात वह समूह में रहकर के खेलना पसंद करते हैं। 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शारीरिक और नियमबद्ध खेल खेलना पसंद करते हैं। तो उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से खेलों की प्रकृति बदलती जाती है। तो ये प्रभावित हुआ। और लिंग के आधार पर खेलों का प्रभाव, तो लड़कों और लड़कियों के खेल में भिन्नता होती है। शैशवावस्था में लिंग खेल को प्रभावित नहीं करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचियां भिन्न होने लगती हैं और बेटियों को गुड़ियां, बर्तन जैसे और बेटों को बंदूक, कारों जैसे खिलौने दिलवाए जाते हैं। तो इस तरह से जो लैंगिक जो भेदभाव होता है तो वो भी खेलों पर यहाँ पर प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। तो ये बात रही। और अगला है सामाजिक वर्ग पर खेल का प्रभाव। निम्न सामाजिक वर्ग के बच्चों के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें कम समय मिल पाता है। मध्यम और जो उच्च सामाजिक वर्ग है, कुछ परिवार पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं और इस कारण वे बच्चे के खेलने का समय कम कर देते हैं। तो सामाजिक जो वर्ग है, जो समाज की अलग अलग धारणाएं हैं, वो भी खेलों से प्रभावित होती है, खेलों को प्रभावित करती है। संस्कृति का खेलों के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कई संस्कृतियां खेल द्वारा बच्चे के सीखने और विकास को महत्व नहीं देते हैं। कुछ को बच्चों की सुरक्षा की चिंता रहती है, कुछ को लगता है कि उन्हें खेलते वक्त अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ संस्कृतियों में सहयोगी खेलों को महत्व दिया जाता है और कुछ को प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग संस्कृतियाँ भी अलग अलग प्रभावित करती हैं। अगला है परिस्थिति और परिवेश के आधार पर प्रभाव। शहर में खेलने की खुली जगह कम मिल पाती है, पेड़ पौधे भी बहुत कम होते हैं, तो और उनकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में खुली जगह होती है और बच्चे प्रकृति से अधिक समीप रहते हैं। तो ऐसे में परिस्थिति और परिवेश का भी काफ़ी प्रभाव रहता है कि बच्चे अच्छे से खेल पाएँ। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और अगला टॉपिक आता है अपना बच्चों को समझने, सीखने, सिखाने, विकास में खेलों का क्या महत्व रहता है इन सब चीज़ों में, समझने में, सीखने सिखाने में और विकास में।
पहला बिंदु आता है यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में खेलों का क्या महत्व है। तो बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने के अवसर दिए जाने चाहिए और वे खेल ऐसे चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण हो। इस तरह से वह उन चीज़ों को सीखते हैं जिन्हें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया बोझिल न होकर के आनंददायी बन जाती है जब हम रुचिपूर्ण तरीके से उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। दूसरा बिंदु है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता के विकास में खेल का महत्व है। इसमें देखिए, खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वे आमतौर पर नाटकीय जो खेल हैं इनमें माता पिता के काम या फिर टीवी के प्रिय चरित्र की नकल करते हैं। खेल कल्पना शक्ति को विकसित करता है। ये कुछ बातें हैं। अगला है शारीरिक और क्रियात्मक विकास में खेल की भूमिका। तो क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। खेल अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। शारीरिक खेलों से बच्चे का पढ़ाई में रुचि व ध्यान बढ़ता है। भाषाई विकास में खेल का महत्व। तो खेल के दौरान बच्चे आकृतियां बनाते हैं, अक्षर पहचानना शुरू कर देते हैं, इनसे मदद मिलती है और खेल खेल में बच्चे बोलना भी सीख जाते हैं। पांचवा बिंदु, अंतिम बिंदु है सामाजिक व भावात्मक विकास में खेल की भूमिका रहती है। खेल की क्रियाएं बच्चे को हर्ष, उल्लास, भय, क्रोध जैसी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देती है और उससे बच्चे का धीरे धीरे सामाजिक संपर्क भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से अपना फर्स्ट पेपर यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ में। ऐसे तो पढ़ने को ढेर सारी चीज़ें हैं आपके फर्स्ट पेपर में, बट एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें जो सेलेक्टेड मैटर है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस जिनमें ज़्यादा हैं, तो वो हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। आपको नोट्स पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वीडियोस के सेक्शन पे आप आएंगे या प्लेलिस्ट सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ से सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, तो जहाँ से आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। नोट्स पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करना है। नाम मात्र की फीस में आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ एक साथ शेयर कर दी जाएगी। रेगुलरली आपकी क्लासेस आती रहेंगी और एग्जाम टाइम में भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। कोई भी दिक्कत समस्या रहती है किसी भी टॉपिक विशेष में, किसी भी सब्जेक्ट विशेष में, तो वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। आपकी परीक्षा तैयारियों में इन वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और नीचे हाइप वाला बटन दिखता है तो वहाँ पर हाइप भी आप कर सकते हैं ताकि ये सभी स्टूडेंट्स के पास में पहुँचे और सभी लोगों की पढ़ाई में मदद हो सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे सेकंड पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।